जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी मैंने एक चीज़ ये देखी, कल हम जो बना रहे थे नेक्स्ट प्रीवियस क्लास के अंदर, हमने एक सिंगल पोस्ट का डिज़ाइन बनाया था, ये वाला। इसमें कुछ कन्फ्यूजन आप लोगों को होगी, वो मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा, आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, आप एक दफ़ा पहले वो देख लेंगे प्रीवियस क्लास, फिर इसके बाद ये देखेंगे तो आपको ये कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाएगी। दूसरे नंबर पे मैंने इसके जो कंडीशंस दी हैं सिंगल पोस्ट का जो मैंने टेम्पलेट बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि जितनी भी पोस्ट है उन पे ये वाला टेम्पलेट शो हो, और जो पोस्ट का कंटेंट है वो इस तरह से आ जाए। ठीक है, मीन्स के ऊपर पोस्ट की हेडिंग आ जाए, नीचे उसकी इंफॉर्मेशन आ जाए, पोस्ट डाटा, ठीक है, पोस्ट इन्फो। उसके बाद बैक पे फीचर इमेज आ जाए, यहाँ पे उसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स, नीचे उसका जो भी कंटेंट आप लोगों ने ऐड किया है, नीचे ऑथर की इन्फॉर्मेशन, इस साइड पे रिलेटेड पोस्ट आ जाएंगी, ऊपर सर्च आ जाएगा। ये एक टेम्पलेट बन गया हमारे पास। अब ये है सिंगल पोस्ट का टेम्पलेट, मीन्स के जब हम इसमें से ब्लॉग पेज में से किसी एक पोस्ट को ओपन करेंगे तो ये उसका टेम्पलेट है पड़ा हमारे पास। ठीक है, अब हमने एक तो ये चीज़ करनी थी कि उसको हमने यहाँ से बताना था कंडीशंस के अंदर कि ये हमने कहाँ पे शो करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो ठीक है, बट मैंने अभी देखा कि होम पेज पे भी वही टेम्पलेट आ रहा है, ये देखें, होम पेज पे भी आ रहा है। इसको हमने कैसे फिक्स करना है? तो होम पेज पे करने के लिए आप जो भी टेम्पलेट बनाया है उसकी आप डिस्प्ले कंडीशंस के अंदर आए, और यहाँ से ये देखें, अब मैंने किया था पोस्ट और ऑल पोस्ट की हुई थी, यानी तमाम पोस्ट पे ये शो हो। ठीक है, अब इसके बजाय आप एक दफ़ा ऑल सिंगुलर पे ट्राई करके देख लें। ठीक है, आपने क्योंकि पोस्ट पे शो करवाना है तो ये पोस्ट वाला आना चाहिए था, बट आई थिंक सो कि वो होम पेज को भी एज ए पोस्ट समझ रहा है, पेज को भी एज ए पोस्ट समझ रहा है। ठीक है, तो अब एक और तरीकाकार है कि इसको आप ऑल सिंगुलर पे करके एक दफ़ा इसको सेव करें और एक दफ़ा चेक करें फिर। अच्छा, ये तो है पोस्ट, इसमें तो ठीक है, हमने चेक करना है इसका होम पेज पे। ऑल सिंगुलर में भी ये होम आ जाएगा, ये भी पेजेस भी सिंगुलर ही होते हैं, ये भी आपको मैं जस्ट आपको टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखें अभी भी बिल्कुल सेम है, यानी कि जो पेजेस हैं वो भी सिंगुलर पेजेस होते हैं। और दूसरे नंबर पे आप समझ लें कि वाइज अभी मैंने चेंज किया तो वो क्यों नहीं आया, कहाँ गया वो वाला? पेजेस भी सिंगुलर ही होते हैं, यानी कि वो सिंगुलर पेजेस होते हैं, और पोस्टें जो होती हैं वो सिंगुलर पोस्ट होती हैं, या उनको ब्लॉग्स आप कह सकते हैं। वर्डप्रेस की लैंग्वेज में वो पोस्ट होती है। और अभी मैंने इसकी सेटिंग को, मैं एक दफ़ा इसको दोबारा रिफ्रेश भी कर लेता हूँ ताकि अगर कोई इशू आ रहा है इसके अंदर तो वो सेट हो जाए। अच्छा, ऑल सिंगुलर मैंने किया, तो अब ऑल सिंगुलर मैंने फर्स्ट स्क्रीन किया है, तो अब होम V2 के अंदर मैं जाता हूँ, उसको भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा कि कहीं मैंने इस पेज को एज ए पोस्ट तो नहीं बनाया हुआ था। वैसे पोस्ट के अंदर तो नहीं होगा वो। व्हाट इज वर्डप्रेस बिकम्स यहाँ पे वही सेम आ रहा है। अच्छा, ये पेजेस हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करें, ऑल सिंगुलर में आके, ठीक है, ऑल सिंगुलर के बजाय आप यहाँ पे पोस्ट के अंदर आके, इस पोस्ट के अंदर हो जाना चाहिए, तो और तो इसकी कोई है ही नहीं। मैं अभी फर्स्ट करके किसी एक पोस्ट को चूज करता हूँ, एसईओ से रिलेटेड कोई अगर है तो, हाउ टू बिकम एन एसईओ एक्सपर्ट, मैं जस्ट इसी को चूज करता हूँ और एक कंडीशन इसकी चेक करता हूँ, हाउ टू बिकम एन एसईओ स्पेशलिस्ट, यही थी। और यहाँ से मैं व्हाट इज वर्डप्रेस को भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये अब डिफ़ॉल्ट आ गया, ओके हो गया। और ये वाला वही टेम्पलेट वाला ही आएगा। अब एक दफ़ा होम पेज पे भी मैं जाके देख लेता हूँ एक दफ़ा कि कंडीशन उसकी ठीक काम कर रही हैं या नहीं कर रही। कंडीशन तो बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले कंडीशन में आके पोस्ट में यहाँ पे करने के बजाय अगर ऑल पोस्ट करता हूँ, ठीक है, तो पेज नहीं आना चाहिए एज पर कंडीशंस, बट अगर वो आ रहा है तो ये अभी कोई हो सकता है इशू हो, वो फ्यूचर में सॉल्व हो जाएगा। अब ठीक हो गया।
क्योंकि कभी कभार ये चीज़ें सही तरीके से सेव ना हो ना, फिर आप एक दो दफ़ा दोबारा भी सेव करके ट्राई किया करें और सेट हो जाएगा। ये देखें ना, अब ठीक है। अब होम पेज पे वो इशू नहीं आ रहा। अब बिल्कुल वही सेम कंडीशन है, मैंने दोबारा दी है, उसको सेट किया है और वो सेट हो गई है। इस तरह कभी कभार हो सकता है कि आपके पास वो चेंज सेव ना सही ना आ रही हो, तब उसको दोबारा एक दफ़ा सेव करें या कैशे क्रिएट करें, वो सेट हो जाएगा। कैशे के लिए भी मैं आप आगे बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, दूसरा, आप लोग गए थीम बिल्डर के अंदर, आपने बनाना है ब्लॉग वाला पेज, जैसे ये वाला ब्लॉग पेज है, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं ना, सिंपली मैं आपको एक आसान तरीके में समझाता हूँ। दो ही चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें कौन कौन सी है? एक तो पेजेस हैं, पेजेस के अंदर होम पेज, अबाउट अस पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया, ठीक है। एक ब्लॉग पेज हो गया। ये तो हो गए पेजेस, ठीक है। अब पेजेस के बाद हमारे पास एक होता है ब्लॉग पेज। ब्लॉग पेज वो होता है जिसके ऊपर हमने सारे ब्लॉग्स शो करवाने होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे ब्लॉग्स आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं ब्लॉग पेज, ठीक है, या इसको आर्काइव पेज भी कह सकते हैं। ब्लॉग आर्काइव पेज आप उसको कह लें। आर्काइव मीन्स कि जिसके अंदर सारे ब्लॉग्स वहाँ पे शो होंगे, जहाँ पे हम शो करवाएंगे, ठीक है। तो अब एक होता है ब्लॉग पेज और एक होती है ब्लॉग पोस्ट। ये ब्लॉग पेज है और ये है ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। इन दोनों के दरमियान आपने थोड़ा सा देखना है, यानी कि यहाँ से मैं किसी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये दो डिफरेंस आपने समझना। पेजेस का तो इजी है, हमने पेज डिजाइन करना है, वो कोई मुश्किल नहीं है। हमने इन दोनों को टेम्पलेट्स बनाने होते हैं, ठीक है। थीम बिल्डर के अंदर जैसे आके यहाँ पे ये देखें, हमने हेडर बनाया, हेडर का टेम्पलेट, फुटर का बनाया। फिर हमने एक बनाना है ब्लॉग पेज, जैसे ये ब्लॉग का पेज है, इसको बनाना है। उसका टेम्पलेट आप कहाँ पे बनाएंगे? उसका टेम्पलेट आप बनाएंगे आर्काइव के अंदर, ठीक है ना। तो ब्लॉग आर्काइव के अंदर आपने यहाँ पे कंडीशन क्या दे देनी है? पोस्ट आर्काइव, ठीक है। यानी कि जहाँ पे भी पोस्ट शो करवानी है हमने, उस आर्काइव पे ये वाला टेम्पलेट वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। यही चीज़। उसके बाद हमने क्या करना है? सिंगल ब्लॉग का डिज़ाइन करना है, सिंगल पोस्ट का डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंगल पोस्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे वो सारा टेम्पलेट एक डिज़ाइन करेंगे, जैसा भी आपको डिज़ाइन चाहिए, जैसे ये हमने बनाया था प्रीवियस, ठीक है, वो डिज़ाइन करेंगे। फिर कंडीशन के अंदर क्या देंगे? तमाम पोस्ट पे आप इसको ना अप्लाई कर दें, ठीक है। यानी पोस्ट और यहाँ पे ऑल आ जाएगा और सेव एंड क्लोज कर दें, ठीक है। तो ये इस तरह, यानी कि ये तमाम पोस्ट पे ये डिज़ाइन आप बना लें सिंगल पोस्ट के लिए, और उसको आप पोस्ट पे उसके यानी कि कंडीशन आपने रख देने की ये जस्ट पोस्ट पे शो हो। और ये वाला जो है, इसको आपने क्या करना है? इसकी कंडीशन अपनी कैसे दे देनी होती है? सिंपल, आपने आर्काइव के अंदर आना है। कैटेगरी वाला तो भी रहने देना, ये तो कैटेगरीज के ऊपर मैंने शो किया हुआ। मैं यानी कैटेगरीज और ब्लॉग आर्काइव दोनों के लिए एक ही टेम्पलेट यूज़ कर लें आप, ठीक है। अलग अलग बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो तब ज़रूरत होती है जब कोई रिक्वायरमेंट हो अलग से। बाकी ये है कि आप एक ही बनाएं। और इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जस्ट मैंने आपको डिलीट नहीं भी कर रहा, वैसे मैं आपको कर यहाँ इसके ना मैं इंस्टेंसेस खत्म कर रहा हूँ, इसकी कंडीशन मैं रिमूव कर रहा हूँ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि एक ही टेम्पलेट बनाऊं और वो सब पे ही अप्लाई हो जाएगा। अब अगर आपने अलग अलग करना है, तो अलग अलग करने के लिए तो ये मैंने आपको अभी करके दिखाया हो, यानी यहाँ पे आपने पोस्ट आर्काइव चूज करनी है और यहाँ पे कैटेगरीज की आर्काइव चूज करनी है। बट अगर आप अलग अलग नहीं करना चाहते, आप एक ही डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, और ज़्यादातर एक ही डिज़ाइन होता है 95% केसेस के अंदर, तो फिर आपने क्या करना है? इसके इंस्टेंस या इसको डिज़ाइन करें ही ना, ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट एक ही ब्लॉग आर्काइव या एक ही आर्काइव डिज़ाइन करें और उसकी कंडीशंस के अंदर जाएं, और यहाँ पे ऑल आर्काइव आप चूज़ कर लें। ऑल आर्काइव के अंदर कौन सी चीज़ आ जाएंगी? उसमें पोस्ट की आर्काइव भी आ जाएंगी, कैटेगरीज भी आ जाएंगी, डायरेक्ट चाइल्ड कैटेगरी, यानी कि इस कैटेगरी के जो सब कैटेगरीज वाली पोस्ट होंगी उन पे भी ये डिज़ाइन आ जाएगा। और किसी भी टाइप की यानी कैटेगरीज के सब चाइल्ड होंगे, सब पे ये आ जाएगा। फिर टैग्स पे भी, फॉर्मेट्स पे भी, ये सब पे आ जाएगा। सर्च रिजल्ट पे भी ये आ जाएगा, ठीक है। ऑल आर्काइव्स आप करें और इसको सेव करते हैं। सर्च रिजल्ट का कंफर्म नहीं है, बट ये है कि मेरे ख्याल में आ जाएगा। तो सिंपल आपने ये करना, ये हो जाएगा। एक तो ये अपने काम करना है सबसे पहले ब्लॉग आर्काइव के लिए। तो सिंगल जो है वो पोस्ट, वो तो ईजी है, वो जैसे आपने बनाई और यहाँ पे इंस्टेंसेस दी, वो ओके हो गया। अब आपने एक ब्लॉग आर्काइव बना ली इस तरह की, ठीक है, जैसे ये ब्लॉग वाला पेज है। अभी हो सकता है आपके पास वो शो ना हो, उसको करने के लिए क्या करना है? आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे पेजेस के अंदर एक पेज ऐड करना है। और वो कौन सा पेज होगा? यहाँ पे आपने वो ब्लॉग शो करवाने हैं, जहाँ पे वो टेम्पलेट आपने रखना है। अब आपने टेम्पलेट तो बना लिया है, ये वाला टेम्पलेट तो आपने बना लिया, जैसे ये वाला है बड़ा।
लेकिन अब टेम्पलेट को कहीं ना कहीं शो तो करवाना है ना, तो किस पे शो करवाना होता है, पेज के ऊपर। फिर आपने एक पेज ऐड करना है जिसका नाम आपने रखना है ब्लॉग। ब्लॉग का पेज ऐड करना है और एंड पे ये नहीं आएगा, ये कब आएगा, फिर आपने ब्लॉग का पेज आपने ऐड किया, ये देखें ये पेज एडिट विद एलिमेंटर है ही नहीं, ये बिल्कुल ब्लैंक पेज है, इस पे कुछ भी नहीं है, ये गुटेनबर्ग के अंदर ही बना हुआ है, मैंने इसको चेंज ही नहीं किया, मैंने इसको छेड़ा ही नहीं है। मैंने सिंपल एक क्या बनाया है, टेम्पलेट बनाया है, जैसे ये वाला टेम्पलेट है, ठीक है ये वाला। और मैंने क्या किया है, एक पेज ऐड किया, ब्लैंक पेज, कुछ भी नहीं किया, एडिट विद एलिमेंटर भी नहीं किया इसको, ठीक है। फिर मैं कहाँ पे आया, सेटिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर आके यहाँ पे मैंने ऑलरेडी, वैसे इस तरह होता है पोस्ट पेज, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या करना है, पोस्ट पेज को चूज करके यहाँ पे जो मैंने पेज, जिस पे मैंने ब्लॉग पोस्ट शो करवानी, चाहे वो ब्लॉग पेज है, चाहे वो पोस्ट पेज है, चाहे आप उसको न्यूज़ कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है, वो आपने यहाँ से चूज करना है और यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है। अगर यहाँ पे ये चूज नहीं होगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे चूज नहीं होगा, फिर दो चीज़ें हमारे साथ होंगी, और यानी कि आपको, ये इसको भी मैं रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा, और इस ब्लॉग पेज को भी मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अब उसके साथ वो ब्लॉग वाला ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो गया, जैसे ये फ्रंट पेज का ऑप्शन अभी आ रहा है। यहाँ पे जो भी आप होम पेज चूज करेंगे, होम, उसके साथ क्या आ रहा है, फ्रंट पेज आ रहा है। इस तरह ब्लॉग के साथ अभी कुछ भी नहीं आ रहा, और ब्लॉग पेज को देख लो, ये देखिए एम्प्टी है, इसको एडिट विद एलिमेंटर भी नहीं किया हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, एम्प्टी है। तो सिंपल आपने क्या करना है, एम्प्टी पेज को ही यहाँ पे आके चूज कर देना है और सेव चेंजेस करेंगे, तो जितने भी ब्लॉग्स होंगे वो इस पेज के ऊपर शो हो जाएंगे। और उसका टेम्पलेट कौन सा आएगा, टेम्पलेट क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको मेंशन किया हुआ है कि जितने भी आर्काइव्स होंगे, जहाँ जहाँ पे भी होंगे, उनके लिए ये वाला टेम्पलेट आ जाएगा, और वो अभी आपके सामने है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी, उसके अलावा यानी कि यहीं पे ही आपको ये सारी सेटिंग मिल जाएंगी, और आपको इस पेज को एडिट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूँ तो ब्लॉग के साथ वो आ जाएगा कि इस जो ब्लॉग्स हैं वो सारे इस पे शो हो रहे हैं, यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर हमने इसको एलोकेट कर दिया है कि सारे ब्लॉग इस पेज के ऊपर शो हो जाएंगे। ये देखें हम पोस्ट पेज साथ आ गए। ओके, तो ये सिंपल सा है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी, ऐसा ऐसा आप लोगों को समझ आ जाएगी। दूसरा, जब आप पोस्ट ऐड करते हैं तो पोस्ट को एडिट विद एलिमेंटर आपने नहीं करना है, ये चीज़ आपने ज़हन में रख लेनी है। और जब भी आप कोई भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, एलिमेंटर की सेटिंग के अंदर अगर आप जाएं, यहाँ पे ऑप्शन होता है पोस्ट टाइप का, तो बेटर तो यही है कि आप यहाँ पे पोस्ट को रिमूव कर दें, ताकि पोस्ट के ऊपर ना ये ऑप्शन ही ना ऐड विद एलिमेंटर का। जब ऑप्शन ही नहीं आएगा तो कोई भी नया बंदा जिसको इतनी ज़्यादा पता नहीं है, ये कोई एसईओ वाला बंदा कोई भी है, तो वो इस चीज़ को फिर एडिट विद एलिमेंटर करेगा ही नहीं। अगर उसके पास ऑप्शन शो हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है, उसको पता है कि वेबसाइट जो है वो एलिमेंटर के अंदर बनी हुई, तो वो ज़रूर एलिमेंटर पर क्लिक करेगा। उससे क्या होगा, आपका डिज़ाइन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो अब क्या है कि हमने जितनी भी पोस्ट ऐड करनी होती हैं वो गुटेनबर्ग एडिटर के अंदर ही ऐड करनी होती हैं, या तो आप गुटेनबर्ग ऐड कर लें। हाँ, अब हमारे पास गुटेनबर्ग को अगर ना आप यूज़ नहीं करना चाहते, अगर इस तरह का कस्टम डिज़ाइन नहीं चाहिए, आप गुटेनबर्ग को यूज़ करने के बजाय क्लासिक एडिटर का एक प्लगइन आता है, वो आप ऐड कर लें, ठीक है। उसमें ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए ब्लॉग पोस्ट ऐड करना, अगर जस्ट आपको कंटेंट चाहिए, जैसे ये जस्ट कंटेंट आ रहा है नीचे, ठीक है, कंटेंट और इमेज इस तरह का करो। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा कस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है पोस्ट के अंदर, एक तो ये आपको पता है कि हमने पोस्ट को एलिमेंटर के साथ एडिट नहीं करना, तो जब हमने कस्टम कोई चीज़ उसके अंदर डिज़ाइन करना होगा तो फिर कैसे करेंगे, फिर आप उसके लिए गुटेनबर्ग यूज़ करेंगे, जैसे ये मैंने ऐड किया हुआ था, जैसे ये मैंने ऐड किया था उस टाइम, ठीक है। एफएक्यूज का कस्टम मैंने बना दिया था। एक और चीज़ थी, वो कहाँ गई है, अभी ये लोड हो रही है, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह अगर आपको थोड़ा बहुत भी पोस्ट के अंदर डिज़ाइन चाहिए तो आपने फिर गुटेनबर्ग के साथ एडिट करना है। अगर आपको सिंपल कंटेंट चाहिए, जैसे ये कंटेंट और इमेजेस आ रही हैं, तो फिर आप क्लासिक एडिटर भी सर्च कर सकते हैं। पॉपुलर के अंदर जाएं, पहला पहला प्लगइन आपको वही क्लासिक एडिटर ही नज़र आएगा। क्लासिक विजेट्स और चीज़ है, वो क्लासिक एडिटर है, ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये क्लासिक एडिटर। इसको अगर आप इनेबल करेंगे तो फिर ये वाला लेआउट आपके पास नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे आप एलिमेंट्स ऐड कर करके वो सारी चीज़ें बनाते हैं, फिर सिंपल आपके पास आ जाएगा कि बस कंटेंट पेस्ट करें, उनके सारी सेटिंग करें और बस पब्लिश। अगर इसी को मैं यहाँ पे ओपन करूँ,
एक चीज़ और भी बता दूं कि अगर आप यहाँ पे क्लासिक एडिटर इनेबल करते हैं, जो इस तरह के डिज़ाइन होंगे वो फिर ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपने ऑलरेडी ये चीज़ जहन के अंदर रखनी है कि आपको कस्टम जैसे ये डिज़ाइन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो फिर क्लासिक एडिटर यूज़ कर लें, अगर चाहिए हो फ्यूचर के अंदर तो फिर आप गुटेनबर्ग के अंदर ही बना लें। जैसे ये देखिए मैंने ये वाला ऐड किया, ठीक है, FAQs कस्टम ऐड किए हुए हैं क्लासिक एडिटर से, ये वाले भी। अभी अगर मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ क्लासिक एडिटर को, तो सबसे पहले इसका हुलिया बदल जाएगा, ठीक है। ये गुटेनबर्ग यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे हम एलिमेंट्स वगैरह ऐड करते थे, वीडियो का एलिमेंट ऐड किया और ये सारी चीज़ें, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, फिर अभी क्लासिक एडिटर आ जाएगा। मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी बहुत जो कम्प्लेक्स हो सकती हैं, ऐसा ऐसा ये भी इनकी समझ आ जाएगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर नहीं समझ आएगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पंगे नहीं लेंगे, तब तक इन चीज़ों ये पल्ले नहीं पड़ने वाली चीज़ है। अच्छा, अब एक वो किया मैंने, उसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, और एक इसको भी रिफ्रेश करके देखता हूँ कि ये वाला जो मैंने गुटेनबर्ग के अंदर डिज़ाइन बनाया हुआ था अब आएगा या नहीं आएगा। चल, मैंने गुटेनबर्ग के साथ साथ एक और चीज़ भी तो ऐड की हुई है ना, वो है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा को भी मुझे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। अब ये देखें, ये क्लासिक एडिटर है। क्लासिक मतलब कि पुराना, ठीक है, पुराना एडिटर है। और इसमें ये देखें ऊपर यूट्यूब की वीडियो को लिंक आ रहा है, यानी कंटेंट वही है, बट ये है कि उसमें वो सारा डिज़ाइन ख़त्म हो चुका है। FAQs के अंदर जो नीचे था वो वाला कस्टम डिज़ाइन वो रिमूव हो चुका है। यहाँ पे भी वो जो हमने बनाया हुआ था, सारी चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं। ये वाला भी रिमूव हो चुका है, और यानी वहाँ शो नहीं हो रहा, अभी के लिए शो नहीं हो रहा। आई थिंक सो ये उसमें आ गए हैं अब। इसकी हेडिंग कौन सी है इसके ऊपर, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, यहाँ पे कहीं होना चाहिए इसको। वीक, हाँ वीक ही है, यहीं पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये है क्लासिक एडिटर। अगर आपको कस्टम डिजाइनिंग नहीं चाहिए, जस्ट कंटेंट चाहिए, तो आप इस तरह ऐड कर लें इसको, और इसके साथ इसको यूटिलाइज करें। लेकिन करना एडिटर एलिमेंटर नहीं, ब्लॉक के लिए यूज़ करना आपने या तो गुटेनबर्ग यूज़ करेंगे या क्लासिक यूज़ करेंगे, एक तो ये चीज़। अच्छा, अभी आ रहा है, ठीक है, मे भी इसके अंदर वो स्पेक्ट्रा का भी आ रहा हो, इसको भी हम देख लेते हैं। स्किप एंड डीएक्टिवेट कर दिया करें, इसको भी अभी डीएक्टिवेट करके हम देख लेते हैं। फिर भी अगर आ रहा हो तो हो सकता है ये सेव थीम के अंदर सेव हो गया हो। अपीयरेंस पैटर्न्स, अब आप जब भी नई पोस्ट, आपको पता है कि इस तरह आप जब भी कोई नई पोस्ट ऐड करेंगे तो आपको आइडिया है इस चीज़ का कि इसमें हम इस तरह का डिज़ाइन तो नहीं बना सकते जिस तरह ये बना हुआ है, ठीक है। तो उस स्पेक्ट्रा के लिए, स्पेक्ट्रा नहीं सॉरी, क्लासिक एडिटर के लिए आप सिंपल कंटेंट ही यूज़ कर सकते हैं। अब इस डिज़ाइन का मकसद ये होता है कि ये देखें, अब यहाँ पे अगर सिंपल कंटेंट हम शो करवाएं तो वो बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगेगा। यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा, ऊपर इसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स, राइट साइड पे आप एक साइड बार बना लें अच्छा सा, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, या रेफरेंस वेबसाइट से रिलेटेड। ठीक है, आथर की ज़रूरत नहीं है, आथर वैसे भी ज़रूरी नहीं है। जस्ट अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो फिर आप आथर का बना सकते हैं, बट वैसे ज़रूरी नहीं है। और ऊपर एक हीरो सेक्शन आ जाएगा, CTA सेक्शन। क्योंकि गोल्डन बाग वैसे होता है, रिमूव नहीं होता परमानेंटली, बट ये है कि वो बैकएंड पे होता है, फ्रंट एंड पे यानी बैकएंड पे यानी इसके बैक पे वो होगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्लासिक एडिटर ही शो होगा, वो उसको हाइड कर देगा। यानी जब हमने प्लगइन ऐड किया क्लासिक एडिटर वाला, तो वो क्या करेगा, गुटेनबर्ग को हाइड कर देगा। अभी आप देखें, आपके सामने वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। इस तरह यानी कि अगर कोई डिज़ाइन होगा आपका बनना हुआ, वो भी रिमूव हो जाएगा तरीके से। तो हम क्योंकि एलिमेंटर के अंदर बना रहे हैं, इसका एक और तरीका भी है, वो मैं आपको बताऊंगा, या अभी ही कर लेते हैं। अभी ये है कि सिंपल सा है बिल्कुल। फर्स्ट करें, आपको कोई डिज़ाइन चाहिए यहाँ पे दरमियान में, और जैसे ऑलरेडी था उसका आप क्या बनाएं, एलिमेंटर के अंदर एक टेम्पलेट बनाएं। जैसे टेम्पलेट हमने बनाए थे ना, हम उन्हीं में से कोई एक टेम्पलेट चूज़ कर लेते हैं और उसको हम उस पोस्ट के अंदर इम्बेड कर देते हैं। इम्बेड कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी आप गुटेनबर्ग ना भी यूज़ करें, उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि पोस्ट के अंदर अगर थोड़ी सी कस्टम डिज़ाइनिंग करनी हो, या जैसे कोई CTA सेक्शन ऐड करना हो, या कोई प्यारा सा बटन हमने बनाना हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, अब ये डबल टेबल ऑफ कंटेंट्स आ रहे हैं, एक एलिमेंटर का ऐड किया हुआ और एक हमारे प्लगइन का ऐड किया हुआ।
अभी एलिमेंटर भी हमें दे रहा है इसका, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो देख लें जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर लें। अगर एलिमेंटर वाला यूज़ करना तो वो कर लें, तो प्लगइन को रिमूव कर दें जो हमने प्लगइन टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऐड किया था। अगर प्लगइन वाला आपको चाहिए तो वो यूज़ कर लें, कोई सा एक यूज़ कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे हमने कौन सा को प्यारा सा डिज़ाइन बनाया था। हीरो सेक्शन को मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा। यानी आपने एक टेम्पलेट बनाना है, जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए पोस्ट के दरमियान में, उस टेम्पलेट को यही मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब ये देखें हीरो सेक्शन है, इसके आप एंड पे जाएं तो ये देखें आपको शॉर्ट कोड नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये शॉर्ट कोड, आप उस शॉर्ट कोड को कॉपी करें, इस पोस्ट के अंदर आए, यहाँ पे आप ना वो शॉर्ट कोड अभी ऐसे ही पेस्ट कर दें। मैं इसको चेक करता हूँ कि ये आता है या नहीं आता। ठीक है, सिंपल वो शॉर्ट कोड पेस्ट करें उस टेम्पलेट का। और लेट मी चेक, मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती नहीं है, उन्होंने जस्ट रैंकिंग के लिए ब्लॉग्स ऐड करवाने होते हैं, ये सर्विसेज जो वेबसाइट्स होती हैं। बाकी ब्लॉगिंग वाले जो है वो थोड़ा बहुत हो सकता है कभी ना कभी करते हो। जस्ट वेट अ व्हाइल।
अच्छा, तो अब समझ आ गई इस चीज़ की। ये देखें, अब यहाँ पे वो टेम्पलेट भी आ चुका है जो हमने वहाँ पे जस्ट शॉर्ट कोड ऐड कर दिया था उसका। ठीक है, ये टेम्पलेट भी हम इस तरह, यानी कि कोई भी अपनी मर्ज़ी का बना के किसी भी जगह पे पोस्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक ओके हो गया। जी सर, बिल्कुल। चलें, ये भी हो गया। अब है हमारे पास एलिमेंट्री प्रैक्टिस। सिंगल पोस्ट और टेम्पलेट्स। जो भी टेम्पलेट्स आप बनाएंगे वो यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर शो हो जाते हैं, यानी कि टेम्पलेट्स पे आप क्लिक करें, एलिमेंटर के नीचे जो होती है, जैसे ये सिंगल पोस्ट टेम्पलेट आ रहा है, लूप भी आ रही है, कैटेगरी एक्टिव लूप, आर्काइव लूप भी आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं, जो जो आपने बनाई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। और ब्लॉग आर्काइव आ रही है। और यहाँ पे आपको एंड पे ये भी नज़र आ रहा होता है कि ये किस जगह पे इस टाइम टेम्पलेट शो हो रहा है, यानी ये पोस्ट पे शो हो रहा है, ये कहीं पे भी नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि इसको हमने कोई इंस्टेंस नहीं दी हुई है। ये कैटेगरीज पे शो हो रहा है, ये ब्लॉग आर्काइव ऑल आर्काइव्स के अंदर शो हो रहा है। ठीक है, जो कंडीशन होती है वो यहाँ पे शो हो रही है। और हेडर ऑल साइड पे शो हो रहा है। इसी तरह फुटर हमने अभी बनाया नहीं है इसके अंदर, एलिमेंट्री के अंदर, वो अभी वही प्लगइन वाला ही चल रहा है, बाकियों की ये कहीं पे भी नहीं है। एक तो यहाँ से आपने जब भी अगर कोई टैबलेट डिलीट भी करना होगा तो ये इंस्टेंसेस देख के करना है, यानी कि जिसकी नन हो वो आप कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन वो भी आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे जहाँ पे वो थीम बिल्डर है पड़ा, चेक कर लेना एक दफ़ा कि कौन कौन से टैबलेट आपने रिमूव करने हैं। तो कोई ऐसा टैबलेट नहीं रिमूव करना, जैसे ये हेडर है, हेडर वाला कभी भी रिमूव ना कीजिएगा, क्योंकि जहाँ से आप रिमूव करेंगे तो हेडर ख़त्म हो जाएगा। ये वाला भी कभी भी रिमूव नहीं करना। ठीक है, आप इनको भी चेक चाहे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट किट भी रिमूव नहीं करनी, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इसमें एक और चीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स, वो हम बाद में देखेंगे। अभी टेम्पलेट्स पे हमने बिल्कुल भी गौर नहीं करना, क्योंकि ये जो हमने बनाए हैं हम इनको एक्सप्लोर करके भी एक टेम्पलेट भी बना सकते हैं, पूरा एक पूरा किट बना सकते हैं, यानी कि ना। ठीक है, ये हमने जो भी एक वेबसाइट बनाई है या हम बनाएंगे फ्यूचर में, उसको एज ए किट भी हम एक एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, किसी और जगह पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह बनी बनाई किट्स भी अवेलेबल होती हैं, बट वो पुरानी हैं मोस्टली। ठीक है, पुराने बिल्डर जैसे वो पुराना एलिमेंटर होता था सेक्शन और इनर सेक्शन वाला, तो वो मोस्टली उस पर होती हैं। अभी नई जो हैं वो अभी बहुत कम है, वैसे भी डिज़ाइन उसके फिक्स होते हैं और यूनिक नहीं होते, क्योंकि एक किट पास करें आपको मिल रही है तो वो कोई और भी यूज़ कर सकता है। तो बेटर यही है कि आप कस्टम से खुद से डिज़ाइन बनाएं और ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमने देखना है थीम बिल्डर हो गया, टाइपोग्राफी एंड कलर मैनेजमेंट देखेंगे। अभी फॉर्म देख लेते हैं, फॉर्म के साथ एनिमेशन हो गए थे ना वर्डप्रेस एलिमेंटर के एडवांस में एनिमेशन, हाँ देख लेते हैं इतने सारे ऑप्शन हमने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। ट्रबल शूटिंग, डिबगिंग, एलिमेंटर इश्यूज, ये मैंने बता दी आपको अंदर ही अंदर ना, कि एलिमेंटर के अंदर ये इशू हो तो आपने ये करना है, क्लियर कैशे कर लीजिएगा, या इसकी रीजनरेट CSS का ऑप्शन भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो ये जब फिर फ्यूचर में भी अगर कोई और चीज़ हुई साथ वो हम कर लेंगे। एडवांस्ड ऑप्शंस एंड एनिमेशंस, टाइपोग्राफी एंड कलर मैंने भी जब हम वेबसाइट बनाएंगे ना तो उसी के अंदर ही देख लेंगे। अभी हम देखते हैं फॉर्म बिल्डर को। अच्छा चलो, इधर ही कर लेता हूँ, वो नसीब से अब ओपन होगा। अब ना अ, अब जो भी चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये मैंने सेक्शन चूज़ किया तो सेक्शन की सेटिंग आ रही है, जैसे कंटेनर की। अगर मैं कोई एलिमेंट चूज़ करता हूँ तो एलिमेंट की कंटेनर की सेटिंग आ रही, एलिमेंट की सेटिंग आ रही है। बट एडवांस टैब जो है वो सब ऑलमोस्ट सेम ही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने खुद एक दफ़ा देखनी है सारी।
सारी एडवांस के अंदर मीन्स कि अगर फर्स्ट आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं हुई, ये एडवांस्ड ऑप्शंस एंड एनिमेशन एंड विद एलिमेंटर, तो आप लोगों ने एक दफ़ा इसको देखना है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है इनमें। हाँ, एलिमेंटर प्रो होना चाहिए इसके लिए। एलिमेंटर प्रो से याद आया कि फिर ये चीज़ें नहीं हुई इसके अंदर कुछ चीज़ें, जैसा कि सबसे पहले है हमारे पास मोशन इफेक्ट्स है। मोशन इफेक्ट्स में स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स हैं, माउस इफेक्ट्स हैं। इनमें से कुछ चीज़ें मैं कर लेता हूँ, जैसे मैं ये हेडिंग को चूज़ करता हूँ, एडवांस एलिमेंटर प्रो आपके पास होना चाहिए। मोशन इफेक्ट्स के अंदर आए, एनिमेट विद एआई भी कर सकते हैं, बट उसकी भी जरूरत नहीं है, यानी वो कोड लिख देगा, वो एनिमेशन जैसी आपको चाहिए वो पूछ लेगा आपसे। लेकिन अब एक बंदा है जिसको एनिमेशन की टर्म्स का ही नहीं पता, तो वो कैसे बताएगा कोड को कि मुझे कौन सी एनिमेशन चाहिए? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो ये एक्सपर्ट बंदा ही फिर लिखवा सकता है, यानी कि एआई को भी लोग ये सोचते हैं कि एआई आ गया तो हमारी तो छुट्टी। एआई को भी वो बंदा यूज कर सकता है जो एक्सपर्ट है। नॉन एक्सपर्ट बंदे को क्या पता है कि मैंने क्या करना है चैट जीपीटी को या एआई को, तो ये भूल जाए इस चीज़ को। अब है स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स। स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स में हमारे पास एक वर्टिकल स्क्रॉल है, इसको अगर मैं इनेबल करता हूँ, ये देखिए जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा ये ऊपर को जा रहा है, ठीक है, यानी अप को जा रहा है, डायरेक्शन इसकी अप है। और स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो आप इसकी ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये देखें अब ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं कम करूँगा 1 पे कर देता हूँ ये, तो ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ठीक है। ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट है। इसी तरह मैं इसको बॉटम भी कर सकता हूँ। स्क्रॉलिंग अब ये क्या वर्टिकल स्क्रॉल हो रहा है, यानी कि ऊपर नीचे में स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो उस पर ये ट्रिगर हो रही है ये वाली, यानी कि स्क्रॉल इफेक्ट्स। उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, अगर इस तरह वेबसाइट स्क्रॉल होगी तो फिर ये चीज़ें शो होंगी। ट्रांसपेरेंसी भी इसी तरह कर सकते हैं, ये देखें अभी जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो फुल ट्रांसपेरेंट है, यानी कि आपने काफ़ी वेबसाइट पे देखा होगा। इसकी मैं थोड़ी सी कर देता हूँ फुल ट्रांसपेरेंट। तो जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करेंगे तो ये देखिए अब वो विजिबल हो गया, ठीक है। इस तरह के भी स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स हैं पड़े। फेड आउट, ये बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं इसमें। और फेड इन आउट भी, यानी कि एक दफ़ा गायब होगा फिर सामने आ जाएगा, तो ये इस तरह आप इनको ट्राई करें। यानी आप बाकी चीज़ें छोड़ें, बस इनको थोड़ा थोड़ा देखें कि इनमें फीचर्स क्या क्या हैं। इस तरह ये ब्लर है, अभी ब्लर होगा, जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो वो ब्लर उसका ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। ये है टेस्टिंग से पता चलता है, प्रैक्टिस से पता चलता है कि हमने किस तरह की एनिमेशन करनी है। इस तरह रोटेट है, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये अभी लेफ्ट में रोटेट होगा, ये देखें जैसे स्क्रॉल होगा ये रोटेट हो जाएगी, कोई भी एलिमेंट जिसको भी आप करेंगे। इसी तरह टू राइट करना चाहें टू राइट भी कर सकते हैं, ये देखें टू राइट स्क्रॉलिंग के साथ साथ वो एलिमेंट भी घूमता रहेगा। और स्पीड भी आप इसकी बढ़ा सकते हैं, ये देखें आप पंखा चलाएं या हवा लगवाएं, जो मर्जी करें, ठीक है। और उसके बाद स्केल है, स्केल में भी ये अभी देखें ये स्केल अप होगा, यानी कि जूम जूम हो रहा है। और ये कहाँ कहाँ शो करवाना है, डेस्कटॉप टैबलेट और मोबाइल पे, जहाँ पे भी आप शो करवाना चाहें। ये स्क्रॉलिंग थे। इसके बाद है माउस इफेक्ट्स। माउस इफेक्ट्स में ये है कि माउस ट्रैक अगर आप इनेबल करते हैं, ये देखें जैसे माउस घूमेगा ये माउस के अपोजिट जा रहा है। मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ माउस के, तो वो नीचे जा रही है, इसको नीचे लेके जाऊँगा तो ऊपर, ये अपोजिट है। डायरेक्ट करूँगा तो जिधर मेरा माउस जाएगा ये भी उधर उधर पीछे पीछे मैग्नेट की तरह, ठीक है। तो ये माउस इफेक्ट्स हैं। वो स्क्रॉलिंग इफेक्ट है, यानी कि जैसे पेज स्क्रॉल होगा तब होगा, ये माउस से रिलेटेड होगा। और स्पीड आप उसकी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद स्टिकी। स्टिकी का ये है कि अगर आप इसको स्टिकी करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे स्टिक हो गया है, तो कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पे स्टिकी भी कर सकते हैं। हेडर के लिए मोस्टली ये यूज़ होता है, और कोई बटन आपने यहाँ बना के ऐड करना तो वो भी आप स्टिकी कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस एनिमेशन, जैसे फेड इन, जैसे ही पेज लोड होगा तो इस तरह उसकी एनिमेशन आएगी। फेड इन राइट, ये देखिए इस तरह आप ये होगा। अगर मैं फेड इन लेफ्ट करता हूँ तो ये इस साइड से ये फेड होके वो एलिमेंट आएगा जब भी कोई पेज लोड होगा। मैं आपको ये चेक भी करवा देता हूँ फ्रंट एंड पे। अभी देखिएगा जब पेज लोड होगा तो आपके पास ये एनिमेशन भी आ जाएगी। ये देखिए अब इधर से ये फेड इन लेफ्ट, ठीक है। इसी तरह आप जूम इन भी कर सकते हैं, इस तरह शो होगा। यानी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप ट्राई करें इनको। बाउंस इन करेंगे तो इस तरह होगा। जैसे ही पेज लोड होगा तो ये है पेज, यानी कि जैसे पेज लोड होगा उस टाइम एनिमेशन किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
काफ़ी सारी एनिमेशन है, वो आप इनको एक्सप्लोर करें। दूसरी एनिमेशन स्पीड है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ये है कि आप स्लो यानी कि ऐसा ऐसा ये आए या फास्ट, ठीक है, जल्दी जल्दी से। तो ये नॉर्मल ही रख लें, जैसे भी आपको चाहिए। दूसरा है डिले। डिले मीन्स है कि कितने सेकंड बाद शो हो। ये मिली सेकंड है, मिली सेकंड मैं कर देता हूँ तकरीबन 4000 मिली सेकंड, यानी कि 4 सेकंड बाद। इसका क्या मतलब हुआ? डिले मीन्स ये देखिए एनिमेशन डिले है। डिले मीन्स कि इतने सेकंड रुक के फिर वो एनिमेशन हमें नजर आएगी। तो इतनी देर में हेडिंग ही नहीं लोड होनी। अब ये देख लीजिएगा। तो डिले आपने कभी भी ऐड नहीं करना। हाँ, डिले अगर कभी ऐड करना हो तो फिर उसकी कुछ सिनेरियोज होते हैं, वो अभी आपको समझ नहीं आएगी। अब ये देखें 4 सेकंड बाद ही आई है। 4000 मिली सेकंड इज इक्वल टू 4 सेकंड। ठीक है, तो इसको अगर ख़त्म करना हो तो ऊपर नन कर दें, तो ये एनिमेशन रिमूव हो जाएगी इसकी। फिर ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास सबसे पहला है रोटेट। अगर इसमें सिंपल ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि इसमें एनिमेशन नहीं है। एनिमेशन ये है कि वो जैसे ये माउस अप डाउन करें, ठीक है, स्क्रॉलिंग के ज़रिए से या माउस के ज़रिए से होता है। लेकिन ट्रांसफॉर्म जो होता है वो आप एलिमेंट को किसी ऐसी तरह परमानेंटली एडजस्ट करना चाहते हैं। जैसे अभी मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ थोड़ा सा, तब इसको ये देखें रोटेट करके, अगर फर्स्ट करें मुझे इस तरह हेडिंग चाहिए थोड़ी सी, तो ये इसी तरह ही रहेगी। ये कोई एनिमेशन वगैरह नहीं है, ठीक है। इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि उसकी शक्ल ही चेंज कर दी है, या उसको उसकी डायरेक्शन ही हमने चेंज करके हमने उस तरह कर दी है। अभी इसका आप देखेंगे रोटेट होके ही आएगी। एनिमेशन मैंने रिमूव कर दिया। अगर एनिमेशन भी यूज़ करना चाहें तो वो भी साथ कर सकते हैं, साथ ट्रांसफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि इससे वेबसाइट की स्पीड पे भी फ़र्क पड़ता है। तो गैर ज़रूरी एनिमेशन जहाँ पे ज़रूरी नहीं है वो यूज़ नहीं करनी कभी भी। इस तरह आप ऑफसेट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको थोड़ा सा लेफ्ट चाहिए या राइट को चाहिए, जिस साइड पे भी चाहिए कर सकते हैं। इसी तरह वर्टिकल भी ऑफसेट कर सकते हैं आप, वाई एक्सिस से रिलेटेड। स्केल भी कर सकते हैं। स्केल मीन्स कि इसको बड़ा करना। ये देखिए अब थोड़ा हो रहा है, 1 पे आएंगे तो इक्वल हो जाएगा, 1 से ऊपर जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। की प्रोपोर्शंस, बिल्कुल इसके प्रोपोर्शंस भी अब आप जस्ट एक्स एक्सेस पे बढ़ाना चाहें तो एक्स एक्सेस पे भी बढ़ा सकते हैं। जस्ट वाई एक्सेस पे बढ़ाना है तो उससे भी कर सकते हैं। अगर कीप करेंगे तो वो दोनों इकट्ठे ही जाएंगे। इसी तरह ये स्क्यू है, ये इस तरह टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा। ये देखें वाई एक्सेस पे अगर आप करना चाहते हैं तो चीज़ें बहुत हैं। फ्लिप, आप अगर आपने कोई भी फ्लिप करना है तो बजाय इमेज यूज़ करने के आप देखें यहाँ से भी ये फ्लिप हो गया, उल्टा हो गया, या इसको उल्टा करना है तो इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्लिप करने के भी ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर। फिर बैकग्राउंड हमने देख लिया, बॉर्डर देख लिया। मास्क, मास्क जो है वो हम इमेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी एलिमेंट्स के लिए भी हो सकता है। और अभी हम इमेज को, ये देखिए इमेज मैंने यहाँ पे कोई भी चूज़ कर ली। और आज कोई नई इमेज ले लेते हैं, पुरानी बहुत हो गया पुरानी का। एडवांस के अंदर आए, मास्क इनेबल करें इसे। ये देखें अब ये स्क्वायर वाला, सर्कल वाला मास्क है। मास्क मीन्स कि हमने उसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर को या उसकी शक्ल को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये अभी सर्कल वाला है, सर्कल के साथ आप फ्लावर वाला भी जो बने बनाए हैं, ये देखिए इस तरह की वो स्ट्रक्चर चेंज हो गई उसकी इमेज की ना, डिज़ाइन ही चेंज हो गया। फ्लावर के साथ स्केच जो ये बने बनाए इसके अंदर है, ठीक है। ये इमेज है, इमेज ही बस उसकी अब हमें वो उस हिसाब से नज़र आएगी। ट्राइंगल हो गया, ब्लॉब, ब्लॉब के साथ हेक्सागोन, ठीक है। ये देखें। और इसके साथ कस्टम भी आप ऐड कर सकते हैं। कस्टम के बजाय अभी हम देखें यहाँ पे फिट करना है या फिल करना है, तो ये फिल करेंगे तो ये वहाँ तक जाएगा, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अगर आपको इस तरह का डिज़ाइन चाहिए तो आप बना सकते हैं। फिट करेंगे तो वो पूरा सर्कल ही बनेगा हमेशा। कस्टम भी आप कर सकते हैं, जितनी भी आप इसकी विड्थ रखना चाहते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा, उससे ज़्यादा, जैसे आपको चाहिए, ठीक है। और उसके बाद रिपीट जो है, नो रिपीट, यानी कि होता है इमेज इस तरह रिपीट करवानी हो तो आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा साइज छोटा करूँ, ये देखें इस तरह, अगर आपको एक ही इमेज है, ये देखें बार बार रिपीट हो रही है। इमेज वही है, बस दायरे बार बार आ रहे हैं। तो कितना ये प्यारा सा डिज़ाइन बन गया। वैसे तो थोड़ा सा और इसको छोटा करता हूँ मैं, बुरा लग रहा है तो अब ठीक है। अच्छा, तो ये भी आप कर सकते हैं। रिपीट एक्स कर सकते हैं, रिपीट वाई कर सकते हैं, जस्ट वाई एक्सेस या एक्स एक्सिस पे
राउंड कर सकते हैं, राउंड के साथ स्पेस कर सकते हैं, नो रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, जैसा भी आपको चाहिए। तो ये था मास्क। रेस्पॉन्सिव है, एट्रीब्यूट्स अभी रहने दे, और कस्टम CSS है। ओके, तो ये चीज़ें थी इसके अंदर। और जो है, हाँ, कस्टम मास्क के अंदर जाएं। यहाँ पे कस्टम आपको इमेज, जैसे मैं अभी देखता हूँ कोई इमेज मेरे पास पड़ी हो तो मैं उसको अपलोड करके ना, कोई डिज़ाइन होना चाहिए आपके पास ना, बना बनाया। बने बनाए मास्क के डिज़ाइन मिल भी जाते हैं। अभी मैं को क्लियर बैकग्राउंड वाला, जिसका ये वाला ठीक है, इसका बैकग्राउंड नहीं है अभी, नहीं होगा। और चाहिए भी इनको SVG चाहिए, SVG। चूज इमेज, चूज SVG, चूज SVG। SVG भी आप कर सकते हैं, इमेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये SVG है मेरे पास, ठीक है। यानी इस तरह का कोई भी डिज़ाइन आपको चाहिए तो ये देखें कितने मज़े की, यानी जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए इमेज के अंदर वैसा आप यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना मज़े का। तो इसी तरह आपने देखा होगा कि काफ़ी डिज़ाइनर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, खासतौर पर ग्राफिक डिज़ाइनर इस तरह की शेप्स यूज़ करते होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी एलिमेंटर के अंदर भी आप ये चीज़ इजीली कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कोई और SVG तो इसके अंदर नहीं है, मैं यहाँ पे इमेज यूज़ करता हूँ, कोई ऑलरेडी ऐड है तो बस उसका बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए। इसका बैकग्राउंड रिमूव्ड है, तो ये देखें। और इसके अलावा इसको अगर मैं देखूँ तो नहीं, ये काम नहीं करेगी। ये ले, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर देंगे वैसे ही बन जाएगा वो वाला। तो आपके पास अगर इस तरह की कोई इमेज है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मास्क भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं। मास्क की मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूँ, मास्क एग्जांपल्स। अरे ये मास्क नहीं। डिज़ाइन इमेज मास्किंग, जैसे ये हुआ पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको और दिखा देता हूँ इमेज मास्क। फिर वही मास्क आ रहे हैं हमारे पास। ये देखिए यहाँ पे मास्क यूज हुआ पड़ा इस तरह की, यानी उन्होंने एक शेप यूज की हुई है। जैसे यहाँ पे कस्टम अभी ऑप्शन आ रहा था, तो कस्टम शेप आप इस तरह की यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, ठीक है। तो बाकी इसमें अनलिमिटेड वो क्या कहते हैं कि ऑप्शंस हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें, बस उन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ जो है। आइडिया होगा तो वो कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। उसके बाद एक क्विक सा हम देखते हैं फॉर्म को। आपने जैसे यहाँ पे फॉर्म्स को सर्च करना है, और फॉर्म्स एलिमेंटर का फॉर्म है ये, ठीक है। अगर कोई प्लगइन ऐड होगा फॉर्म वाला तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो बट अभी हमारे पास जैसे एलिमेंटर का ही फॉर्म है। और वो और लॉगिन वाला भी, एलिमेंटर प्रीमियम के अंदर आप लॉगिन वाला सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। ये अब मैंने फॉर्म ऐड किया तो डिफ़ॉल्ट फॉर्म इसका है नेम, ईमेल और मैसेज। यहाँ पे आप उस फॉर्म का नाम दे दें, जैसे मैं कह देता हूँ कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। और यहाँ पे आपने फील्ड उसकी चूज़ करनी है जो जो आपको चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको नेम चाहिए, ईमेल एड्रेस। मैं यहाँ पे इन सबको एक दफ़ा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो आप एक तो रिमूव नहीं कर सकते आप, ठीक है, एक ना एक तो रहेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करता हूँ। मैं यानी कि ऑलरेडी ऐसे समझने की कुछ भी नहीं है, या ऑलरेडी होगी सी तो ईमेल वाली होगी, या उसी को ही आप एडिट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको कस्टम एक ऐड करवा के दिखाता हूँ। अच्छा, ऐड कैसे करना होता है, जैसे सबसे पहले तो आपने यहाँ पे टाइप चूज़ करनी है, कंटेंट की टाइप कौन सी है, यानी कि आपने वहाँ पे यूज़र से लेना क्या है। यानी एक फॉर्म का एक मकसद होता है ना, फॉर्म का सिंपल मकसद ये है कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है। आपने वहाँ पे टेक्स्ट लिखवाना है,
फ़ोन नंबर लिखवाना है, यूआरएल लेना है, उससे इमेज लेनी है, क्या करना है। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, नाम चाहिए उसका। तो यहाँ पे नाम के लिए टेक्स्ट फील्ड यूज़ होती है, ये उसकी फील्ड है। अगर आपको कोई टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट यूज़ करेंगे। मेल चाहिए उसकी, यूज़र की, तो मेल यूज़ करेंगे आप। टेक्स्ट एरिया यानी कि थोड़ा सा लंबा टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया। यूआरएल चाहिए तो यूआरएल, मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। ये टेक्स्ट है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। लेबल जो है ये ऊपर, ये लेबल ऊपर जो शो होता है इसको लेबल कहते होते हैं। और इसी को ही कॉपी करके मैं यहाँ प्लेस होल्डर यहाँ पे अंदर शो होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये मैसेज अंदर और ऊपर लेबल। प्लेस होल्डर यहाँ आप डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंटर योर नेम, ठीक है। इंटर योर नेम आप लिख सकते हैं, कुछ और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यानी टाइप चूज़ की, लेबल चूज़ किया, प्लेस होल्डर जो अंदर लिखना है अपने वो चूज़ किया, और रिक्वायर्ड। अगर वो यूज़र जो है इसे लाजमी फिल करे या इसके बगैर भी फॉर्म फिल हो जाए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो रिक्वायर्ड यानी कि नाम तो लाजमी है, नाम वो लाजमी पुट करे, उसके बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। विड्थ आप देखें, ये विड्थ इसकी 100% है पड़े, तो 100% के बजाय आप इसकी 20% भी कर सकते हैं, ठीक है। 20% अगर फर्स्ट ग्राम करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, अगला भी 20 है, ये देखें ये लेफ्ट राइट आ रहे हैं दूसरे के। इसके अगर आपने 2 कॉलम बनाने हैं तो फिर क्या करें, दोनों को 50-50 कर दें। सिंपल, यहाँ से देखिए 50 कर दिया, यहाँ से मैंने इसको कर दिया 50, तो ये दोनों एक दूसरे के लेफ्ट राइट आ जाएंगे। अगर 3 चाहिए तो इस तरह हम कर सकते हैं। अब इसको मैं नेम के बजाय ना तीसरे वाले को, इसको मैसेज को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक ऐड करके आप ऊपर वाला डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, ये ऊपर वाला तो नेम हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये 50% मैंने यहाँ तक कर दिया। दूसरा मैं यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल, यहाँ पे ईमेल चूज़ किया, यहाँ पे भी आप चेंज कर दें उसका नाम। डुप्लीकेट ना भी करें, आप वैसे भी बना सकते हैं। इंटर योर ईमेल, रिक्वायर्ड बिल्कुल रिक्वायर्ड होना चाहिए, और 50%, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के लेफ्ट राइट आ गए हैं। अगर आपको फुल चाहिए तो क्या करें, सिंपल 100% कर दें इसको, और 100 कर दें इसको, तो ये ऊपर नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट हम मैं आइटम ऐड करता हूँ, नेम, ईमेल, आगे फ़ोन नंबर। मुझे फ़ोन नंबर चाहिए तो मैं टेल वाला ऐड कर लेता हूँ, टेलीफोन, टेल मीन्स टेलीफोन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखे फ़ोन, यहाँ पे भी वही मैं ऐड कर देता हूँ अभी के लिए, प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड और 100%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं ऐड कर लेता हूँ अच्छा, इसमें जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो टेक्स्ट, ईमेल, टेक्स्ट एरिया यानी कि जिस तरह यहाँ पे होता है। फर्ज करें आप चाहते हैं कि मैसेज का आपने बड़ी दफ़ा देखा होगा, यानी अपना मैसेज एंटर करें, या फिर इंक्वायरी आप लिखें, ठीक है, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये होता है थोड़ा सा लंबा, अगर आप कुछ टाइप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया आप ऐड करेंगे। टेक्स्ट एरिया के बाद आप ये भी ऐड कर सकते हैं यूआरएल। अगर आपको किसी भी वेबसाइट का यूआरएल चाहिए, जैसे आप क्लाइंट को कहते हैं, यूज़र को कहते हैं कि अपनी वेबसाइट का यूआरएल, कहीं पे भी आपको यूआरएल चाहिए यूज़र से, तो ये यूआरएल वाली फील्ड आपने यूज़ करनी है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको रेडियो चाहिए, रेडियो मीन्स कि तो बंदा है या कुड़ी है, वो वाला सिस्टम इसमें होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें जेंडर, यहाँ पे लिखें मेल, और अगली लाइन में लिखें फीमेल। ये तो देखा होगा आपने बड़ी जगह पे, फॉर्म भी फिल किए होंगे। तो ये इसके लिए यूज़ होता है रेडियो, ठीक है, जेंडर मेल या फीमेल चूज़ करने के लिए। तीसरा हम चलें बाकियों को भी शामिल कर लेते हैं, अदर वाला भी, ठीक है। तो ये है रेडियो, यूज़ करते हैं इसके लिए। अच्छा, रेडियो के अंदर और क्या है, रिक्वायर्ड है, ठीक है, इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। और इन लाइन लिस्ट, अगर आपको ये तीनों एक ही लाइन में चाहिए तो इसको ये कर दें, तो ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट। अच्छा, वो रेडियो था, उसमें एक ही हम चूज़ कर सकते हैं। रेडियो का एक ये मकसद होता है कि एक वक्त में आप एक ही चूज़ कर सकते हैं। अगला है सिलेक्ट। सिलेक्ट में आता है कि उसमें ड्रॉप डाउन में ऑप्शन शो हो जाएंगे, जैसे अभी ये शो हो रहा है ड्रॉप डाउन में, ठीक है। तो ये शो हो जाएंगे। सिलेक्ट में हम लिखते हैं एजुकेशन, तालीम कितनी है आपकी, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख लें मैट्रिक, ठीक है। इंटर, इंटर ऐसे ही होता है, आई से होता है। इसके बाद होता है जो भी है ग्रेजुएशन। आई से अब होता अब ये देखें यहाँ जो भी है, मैंने मेंशन कर दिया था।
इंटरमीडिएट। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे ये सिलेक्ट पर ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इस तरह अगर आप चाहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ग्रेजुएशन के स्पेलिंग भी गलत है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट हो गया, हाँ चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस और ये रेडियो, ये दोनों सेम ही है, बट इनमें डिफरेंस पता क्या है? वो बहुत ही आसान सा डिफरेंस है। यहाँ पे मैं जेंडर लिखता हूँ और उसी को कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, ये तीनों जो मैंने ऐड किए हैं। क्या एक बंदे का एक से ज़्यादा जेंडर हो सकते हैं एक वक्त में? एक बंदे के एक से ज्यादा नहीं होता। जेंडर एक वक्त में हो सकते हैं? एक बंदा एक ही वक्त में लड़का भी हो लड़की भी हो? नहीं। नहीं हाँ, हो वो सकता ना, तो फिर ट्रांसजेंडर में होता है, लेकिन वो वैसे अदर है, नॉर्मल नहीं होता। वो अदर में आ जाएगा। ये कौन सा है? कौन सी पोस्ट हम एडिट कर रहे हैं अभी? अच्छा, टेम्पलेट ही एडिट कर रहे हैं, तो टेम्पलेट में से चलो हम किसी को भी ओपन कर लेते हैं, किसी एक ब्लॉग को। ठीक है, अब देखें। ऊपर वाला है हमारे पास रेडियो। रेडियो में एक वक्त में आप एक ही चूज़ कर सकते हैं, दो चूज़ नहीं कर सकते, इसमें ये है। ठीक है, लेकिन जेंडर में एक वक्त में आप तीनों भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखभाल के आप लोगों ने यूज़ करना है। तो जेंडर के लिए एक वक्त में एक ही हो सकता है जेंडर, तो वो आपने रेडियो यूज़ करना है। हाँ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कुछ सर्विसेज चूज़ करवानी है उससे कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए, तो फिर यहाँ पे आप वो चेक बॉक्सेस वाला यूज़ कर सकते हैं। इनके चेक बॉक्सेस जो है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा भी बॉक्सेस हम चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जेंडर के बजाय आप कुछ और लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है, अगर आपको नंबर चाहिए, जैसे एक्सेप्टेंस, एक एक्सेप्टेंस है। यहाँ पे कोई आपने हेल्प लेना है, कोई आर यू विल बी एग्री विद आवर टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी एक्सेप्टेंस लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। चेक बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये ऑलरेडी चेक होगा, यानी इतने इसमें इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद है हमारे पास, अगर आपको डेट चाहिए, नंबर चाहिए, जैसे 1 2 3, आपने एक होता है टेलीफोन नंबर, वो उसका टेल है ये वाला। और जब वैसे नंबर चाहिए, यानी आपकी एज कितनी है, या आप कितने साल के हैं, ठीक है जो भी है उसके लिए आप नंबर यूज़ कर लें। फिर अगर आपको डेट चाहिए तो डेट के लिए आप यहाँ पे डेट वाला यूज़ करेंगे। यानी डाटा इकट्ठा करना है ना, तो जो चीज़ चाहिए आपको, फिर टाइम चाहिए तो टाइम वाला यूज़ करें, फाइल चाहिए तो फाइल अपलोड वाला चाहिए, पासवर्ड चाहिए तो पासवर्ड वाला कर लें। HTML के अंदर आप अपनी मर्ज़ी का कुछ कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो HTML करें। हिडन रिकैप्चा, ये सारी चीज़ें जो है ना। हाँ, अगर रिकैप्चा आपने वर्डप्रेस के साथ इंस्टॉल किया हुआ एलिमेंटर के साथ, एलिमेंटर की सेटिंग्स के अंदर आप जाएँ, इंटीग्रेशंस, और यहाँ पे अगर आपने रिकैप्चा की वो सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। रिकैप्चा होता है सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो रिकैप्चा का अकाउंट बनाएं, वहाँ से ये डोमेन ऐड करें जिस पे भी अपने रिकैप्चा ऐड करना है। ये गेट स्टार्टेड पे जाएं, वहाँ पे आपको ये सारा प्रोसेस मिल जाएगा। यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं। तो जैसे वो आप कभी भी कुछ वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वहाँ पे आता है आई एम नॉट अ रोबोट, ये वही रिकैप्चा। ठीक है, तो अगर वो आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं यानी फॉर्म बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास, अगर हम नीचे आएँ तो नीचे थोड़ी सी, यानी कि ये तो हमारी फील्ड्स हैं जो जो हमें इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए होती हैं, ऐड करनी होती है फॉर्म के अंदर। उसके बाद है हमारे पास फॉर्म का अपने साइज़ कितना रखना है, छोटा बड़ा या जितना भी, वो आप देख लीजिएगा। लेबल शो होने चाहिए या नहीं। अब एक चीज़ है कि लेबल आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा साथ साथ, जैसे ही मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो वहाँ से तो रिमूव हो जाएगा, बट फिर यहाँ पे भी कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सी फील्ड है। फिर आइटम नंबर 1 आ रही है, आइटम नंबर 1 पता नहीं फिर कौन सी आइटम है, ये भी आप कन्फ्यूजन होती है फिर। ठीक है, तो सिंपल ये है कि आपने अगर फर्स्ट में लेबल हाइड भी करनी हो तो नीचे एक ऑप्शन होता है कि यहाँ पे हाइड कर दें, और सिंपल यहाँ पे सबके है लेबल्स जो हैं वो हाइड हो चुके हैं, बट यहाँ पे अभी भी हैं पड़े। फिर एक इशू ये आता है कि इसका भी हाथ लेवल हाइड हो गया, इसका भी हाइड हो गया, दैट्स नॉट गुड। ठीक है, तो अब इसको अभी, यानी कि अगर इस तरह की कुछ चीज़ें यूज़ करें फिर लेवल आपको चाहिए होगा। फिर आप सिंपली ना उसकी
प्लेस होल्डर अगर रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आप सिंपली यहाँ से प्लेस होल्डर रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ पे दरम्यान में कुछ भी शो ना हो, तो फिर आप प्लेस होल्डर यहाँ से रिमूव करते हैं। प्लेस होल्डर ज़रूरी नहीं है, लेबल आप ऐड कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है। रिक्वायर्ड मार्क, जो जो रिक्वायर है उसका मार्क आपने शो करवाना है। ये रेड रेड सा आ गया, तो आप इसको इनेबल कर दें। उसके बाद बटन, बटन जो है वो हमारे पास साइज इसका स्मॉल, ठीक है। कॉलम विड्थ इसको मैं जितना भी करना चाहें आप कर लें। विड्थ आपने जितनी भी रखनी है वो रख लें। स्टेप बटन को रहने दें। स्टेप बटन होता है जब उसमें मल्टी मल्टी स्टेप फॉर्म होता है, वो उसके लिए है, ठीक है। ये ऊपर वाला साइज आपने कर लिया। फिर सबमिट बटन, ये वही सबमिट बटन है, ठीक है। सबमिट बटन में स्टेप बटन में नेक्स्ट और प्रीवियस का होता है, यानी कि नेक्स्ट पेज पे जाना है तो वहाँ पे यानी मल्टी स्टेप जो फॉर्म होता है। हमने क्या करना है, यहाँ पे सबमिट बटन पे जाना है, तो यहाँ पे सेंड के अलावा कुछ और भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, जैसे सबमिट आइकन भी साथ दे सकते हैं कोई सा भी, ठीक है। लेफ्ट राइट जहाँ भी करना चाहें, आइकन स्पेसिंग और बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अब जो मेन चीज़ है वो है अब आ रही है, वो है एक्शन आफ्टर सबमिट। यानी कि अब बटन तो आपने किसी ने दबा दिया फॉर्म फिल करके, उसके बाद क्या होगा, क्या होना चाहिए उसके बाद, ठीक है। उसके यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे ईमेल, ईमेल टू, रीडायरेक्ट, वेब हुक, मेल चिम्प, ये सारी चीज़ें हैं। जो मोस्टली यूज़ होता है वो एक ईमेल होता है। ईमेल मीन्स कि जैसे ये फॉर्म सबमिट हो तो एडमिन को ईमेल चली जाए, यानी कि जो भी वेबसाइट का ऑनर होगा उसको मेल चली जाए। वो भी हमने आगे सेटअप करना है। यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल हो गया। यहाँ पे अगर ईमेल मैं रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे ईमेल वाला ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ से ईमेल मैंने की, इसी तरह दूसरा ईमेल भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये रिमूव हो गई एक ईमेल, और ये ईमेल टू, यानी दो ईमेल एक वक्त में आप यूज़ कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। यानी अब आप वेबसाइट के ऑनर हैं और कोई बंदा फॉर्म फिल करे और आपको पता ही ना चले, कैसे पता चले कि कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या फॉर्म फिल कर रहा है, तो उसके लिए ईमेल वाला ये सिस्टम ज़रूरी है। एक तो ये, और दूसरा ये है कि आपने कलेक्ट सबमिशन वाला भी आपने लाजमी करना। कलेक्ट सबमिशंस कहाँ आती हैं, वो मैंने आपको बताया था यहाँ पे। जैसे ही फॉर्म फिल होगा तो जो जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी सबमिशंस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी, वो अभी हम देखते हैं। ये दोनों चीज़ें तो लाजमी हैं, बाकी जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपने किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करना, जैसे इस पर क्लिक हो, ईमेल भी चला जाए, कलेक्ट भी सबमिशन हो जाए, और तीसरा रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट मतलब ये है कि जैसे इस पर क्लिक हो और बंदा किसी और पेज पे चला जाए। तो ये हम बाद में ऐड करेंगे, पहले हम वो दो चीज़ें देख लेंगे। उसके बाद ड्रिप है, बाकी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी उनको रहने दें। अच्छा, कलेक्ट सबमिशन में सिंपल ये है कि उसने बताया है कि ये एलिमेंटर के अंदर सबमिशंस के अंदर ये यहाँ पे सेव हो जाएंगे। दूसरा है ईमेल। अब ईमेल जो है जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो किसको ईमेल जानी चाहिए वो आपने यहाँ पे लिखना है, यानी एडमिन, जो भी एडमिन होगा उसकी आप ईमेल यहाँ पे दे सकते हैं। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो मैं अभी दिखाता हूँ कहाँ पे होता है सब्जेक्ट। फिर मैसेज के अंदर ऑल फील्ड, जो जो डाटा यहाँ पे फिल करेगा वो सारी फील्ड जो है ना वो मैसेज के अंदर चली जाएंगी। और फ्रॉम ईमेल यानी कि ये जो एडमिन के थ्रू ही आ जाएंगी, वो आप कर सकते हैं। फ्रॉम नेम, ये भी यहाँ पे दिखाता हूँ वहाँ पे कहाँ शो होता है। और रिप्लाई टू वाला ऑप्शन भी हम रिप्लाई टू में, यानी कि जैसे फर्स्ट करें मेरे पास एक ईमेल आई और मैंने रिप्लाई करना हो, तो वो रिप्लाई किसको जाना चाहिए, वो रिप्लाई इसी बंदे को जाना चाहिए ना जो मुझे मेल कर रहा है। तो अगर मुझे कांटेक्ट करना होगा तो मैं इसी को डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है, यानी डायरेक्ट मेल वहाँ से सेंड कर दूँगा। ये चीज़ें मैं एक दफ़ा सेव करता हूँ। और अभी मेल कहाँ जाएगी, मुझे इरफान वाले ईमेल पे। रिफ्रेश किया तो अच्छा, उसके बाद स्टेप सेटिंग, अगर मल्टी स्टेप फॉर्म होगा तो उसकी सेटिंग होगी, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। एडिशनल ऑप्शन में भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। हाँ, जब कोई एरर आता है तो उसका मैसेज अगर आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, कस्टम मैसेजेस, जैसे कि बस करें अगर फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाए तो फिर वहाँ पे क्या मैसेज शो होना चाहिए, एरर आ जाए तो फिर अभी हम देखते हैं इसको फिल करके। इरफान ईमेल, मैं दूसरा ईमेल को दे देता हूँ ताकि रिप्लाई भी कर सकता हूँ इसको, info@
ठीक है, ये मैंने दे दिया। क्योंकि एडमिन मेल मेरा दूसरा है ना, तो एडमिन पे जाएगा तो यानी ये वो बंदा है जो अभी फॉर्म फिल कर रहा है। आपका यूज़र हो सकता है, विजिटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फ़ोन नंबर आप दे दें, मैसेज लिख दें, वैसे मैसेज लाजमी नहीं है, मेल हैं या फीमेल हैं, तालीम यहाँ पे चूज़ कर लें, जेंडर कर लें, और यहाँ पे डेट भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो यानी ये जब यहाँ नहीं है ना टिक सा, इट मीन्स कि वो लाजमी नहीं है। मैंने ये सबमिट किया सारी इंफॉर्मेशन, ये देखिए योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल, ये वाला मैसेज जो है, योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल। ठीक है, कस्टम ऐड करना है तो यहाँ से यस कर दें और अपने चेंज कर लें, नहीं तो सिंपली आप, अगर कोई एरर आता है फिर ये शो होगा, सर्वर एरर आता है फिर ये शो होगा, इनवैलिड फॉर्म होगा फिर ये शो होगा। और मुझे ईमेल आ चुकी है, ये मैं अभी यहाँ पे आपको ओपन करवा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कोई बंदा फॉर्म फिल करेगा, जैसे अभी मैंने वहाँ पे फॉर्म फिल किया एज ए यूज़र, तो मेरे पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो और ये नोटिफिकेशन ज़रूरी होती है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आती तो आप उसको एक दफ़ा चेकआउट करें कि क्यों नहीं आ रही। जैसे ये देखें, अभी मैंने इसको ओपन किया, ये देखिए न्यू मैसेज फ्रॉम, और ये जो 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 ईमेल के अंदर जाएं, जो यहाँ पे सब सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लें, आप कैसा सब्जेक्ट चाहते हैं। अब ये देखें इस तरह आ रहा है, और ये वाली चीज़ भी आ रही है, ये वाली चीज़ भी आ रही है, तो इसको आप रिमूव कर दें, कोड वाला जो है, क्योंकि ये उन्होंने शॉर्ट कोड दिया हुआ है, बट वो शॉर्ट कोड काम नहीं करता वैसे भी। अब फ्रॉम वेब विद इरफान आ रहा है आगे, यानी कि जो भी वेबसाइट का वेबसाइट का नाम था वो वाला आ रहा है यहाँ। अच्छा, फिर यहाँ पे ये देखें, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फ्रॉम आ रहा है वेब विद इरफान, फ्रॉम वेब विद इरफान। यहाँ पे भी फ्रॉम का एक ऑप्शन था, ये देखें फ्रॉम फ्रॉम नेम वेब विद इरफान। ठीक है, तो ये वही नाम यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, नेम इरफान, ईमेल ये है, ये तो सारी फील्ड्स है ना जो जो मैंने फिल की थी, सारे के सारे यहाँ पे आ रही हैं, यानी कि ये जितनी भी फील्ड्स मैंने फिल की थी उनका डाटा एडमिन के पास चला गया। यहाँ पे ये देखें फ्रॉम आ रहा है टू, टू किसको आया है, यानी जो मैंने यहाँ पे ईमेल ऐड किया हुआ था, टू जिसको जाना चाहिए वो वाला आ रहा है। उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट, ये आ रहा है। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और रिप्लाई टू वाला अभी ऑप्शन यहाँ पे show नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही अब मैं एडमिन हूँ, मैं यहाँ पर रिप्लाई करूँगा तो किसको जाना चाहिए, तो ये अभी तक ये अपडेट क्यों नहीं हुआ, तो रिप्लाई जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए जो बंदा मुझे ईमेल भेज रहा है। ठीक है, अभी इसका मतलब है सेटिंग ठीक नहीं हुई। ईमेल फील्ड मीन्स के, यानी कि जब मैंने अभी फील्ड फिट की है, मैंने अपना ईमेल दिया इन्फो एट वाला, तो वो वाला यानी वहाँ पे आना चाहिए रिप्लाई टू। ठीक है, इट मीन्स कि अभी अगर ये नहीं आ रहा तो वो अभी तक सही तरह पॉपुलेट नहीं हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पे टू दोबारा करता हूँ एक दफ़ा, रिप्लाई करता हूँ, तो अभी ये देखें एडमिन वाला आ रहा है। एडमिन में यहाँ पे एक ईमेल एक और आती है ईमेल, इसमें ये होता है फ्रॉम ईमेल। ठीक है, फ्रॉम ईमेल, लेकिन रिप्लाई टू वाला भी मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि रिप्लाई टू वाला क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें चलो हम बाद में भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी और भी प्लगइन्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि फ्लुएंट फॉर्म है, ठीक है, WP फॉर्म्स है, और भी काफ़ी सारे हैं। वो भी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज़ किए जा सकते हैं। बेटर तो यही है कि आप एलिमेंटर के अलावा कोई फॉर्म यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कभी इसमें कभी कभार कोई इश्यूज़ या कोई भी चीज़ हो, डेडिकेटेड फॉर्म हमारे पास हो, वो ज़्यादा बेटर रह जाता है एलिमेंटर से हट के। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास उसकी स्टाइलिंग है। स्टाइलिंग आप यहाँ से इसकी जो भी करना चाहें कर सकते हैं। जैसे फॉर्म्स के कॉलम के दरमियान गैप, कॉलम इस तरह दो होंगे तो दो के दरमियान अगर आपको गैप ज़्यादा चाहिए, लेबल और उसके दरमियान स्पेसिंग, अगर आप ये इसकी इनपुट और लेबल के दरमियान स्पेसिंग अभी ये कम ज़्यादा हो रही है। टेक्स्ट का कलर आप जैसा चाहते हैं, ये टाइट, अभी लेबल की सेटिंग हो रही है। ठीक है, लेबल का मार्क का स्टाइल किस तरह होना चाहिए, ये वाला मार्क, टाइपोग्राफी किस टाइप की होनी चाहिए, HTML फील्ड को रहने दें। आगे है फील्ड, फील्ड के अंदर जो भी चीज़ आपने लिखनी है उसका। ठीक है,
बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर वाइट, बॉर्डर बना सकते हैं, बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, इसी तरह बटन की स्टाइलिंग कर सकते हैं। बटन के साथ साथ फिर आप जो मैसेज शो होता था जब मैंने ये फॉर्म फिल किया था ये वाला, इसका कलर वगैरह आप चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं मैसेज, ठीक है, टाइपोग्राफी और कलर। और स्टेप वाले जो बटन होते हैं वो इनके हैं, ठीक है, मल्टी स्टेप जो फॉर्म होता है। तो ये इस तरह आप इनको अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं जैसा भी चाहें। बाकी एडवांस के अंदर तो वही चीज़ें होती हैं वर्डप्रेस से रिलेटेड ही। ठीक है, तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें आप लोगों से। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। मुझे है कि हमने जैसे ग्लोबल में सेटिंग की हुई है पूरी एक वेबसाइट की ना, फॉन्ट कलर वगैरह हर हम्म। चीज, बटन सेट, हर चीज सेट किया हुआ है। तो वो यहाँ पे जब फॉर्म मैंने यूज किया तो फॉर्म में भी वही बटन आ रहा है जो मेरा ग्लोबल सेटिंग में है। मैं उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, वो चेंज नहीं हो रहा। उसका कलर चेंज नहीं हो रहा ना, उसका साइज वगैरह चेंज हो जाता है लेकिन उसका कलर चेंज नहीं हो रहा, वो ग्लोबल वाला सेम ही जा रहा है। अब बिल्कुल मैंने यहाँ से वो चेंज कलर करने की चेंज कोशिश नहीं की हो है रहा। लेकिन वो जी। अभी ये देखें, चेंज हो गया। आपने ग्लोबल, अगर आपके ये पास ये, ग्लोबल की यही सेटिंग थी आपकी? नहीं ये थीम वाली है तो ग्लोबल के अंदर भी हो फिर भी चेंज हो जाता है, कोई issue नहीं है उसमें। फिर भी ना हो तो आप इसकी सेटिंग के अंदर आके इसके वेबसाइट की ये दो ऑप्शंस को इनेबल कर दें जो मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे, ये वाले, ये दोनों, इन दोनों ऑप्शंस को इनेबल कर दें आप। ठीक है। सर उनको डिसेबल करना है तो मतलब अगर समझ नहीं आया यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप? जैसे अभी हैं ओके हैं इसी तरह करते हैं आप, ठीक है, और होने भी ऐसे ही चाहिए, चेक होने चाहिए, इनेबल होने चाहिए ये दोनों ऑप्शंस। उसके बाद चेंज हो जाएंगे कलर? बिल्कुल हो जाएंगे, और हो सकता है आपके पास कोई और इश्यू है ग्लोबल में भी, अगर फर्ज करें हो यहाँ पे हम दोबारा भी चेंज करना चाहें तो वो कलर चेंज हो जाता है, उसमें इतना इशू नहीं होता। कोई और फिर इशू हो सकता है अगर ये ना भी होगा तो। ठीक। आगे देखिए यहाँ पे आप नॉर्मल पे भी बॉर्डर इसका मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बॉर्डर यूज़ हुआ पड़ा है। इधर है बॉर्डर इसका, ठीक है, नन। तो और हावर पे भी मैं इसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें हम सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, फॉन्ट्स 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 फॉन्ट्स, देखें सब कुछ वर्क कर रहा है। अच्छा, उसके अलावा अब ये तो हो गए हमारे पास एलिमेंट्री का यानी कि फॉर्म बिल्डर, यहाँ से हम फॉर्म इजीली बना सकते हैं। अभी मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूँ तो वही सेटिंग्स आपकी जो स्पेसिंग वगैरह मैंने ऐड की हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज किया है उनका, ये इनपुट्स का जो जहाँ पे हम टेक्स्ट इंटर करते हैं उसको इनपुट कहते हैं। और बटन भी, बाकी ये है कि आप जैसे भी डिज़ाइन करना चाहें उसको अपनी मर्जी, बैकग्राउंड कलर चेंज करना सेक्शन के चेंज करके आप उस हिसाब से उसको डिज़ाइन कर लें आप फॉर्म को, ठीक है। यहाँ देखें अब ये इनपुट है, यहाँ पे इनपुट का टेक्स्ट वाइट होना चाहिए क्योंकि जैसा बैकग्राउंड होगा उस हिसाब से टेक्स्ट होना, ये भी आप लोगों ने लाजमी देखना होता है, ठीक है। और बाकी ये चीज़ें होगी। अब देखें जो रिक्वायर्ड है जब तक वो फिल नहीं होंगी, अब रिक्वायर्ड वाला एक यहाँ पे एरर आना चाहिए। कौन सी चीज़ रहेगी अभी यहाँ पे, फ़ोन नंबर, ठीक है, एरर 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 कहाँ पे है इसका, चलें एरर अभी नहीं शो हो रहा तो छोड़ें इसको। आप एलिमेंटर के अलावा भी दूसरे यानी कि प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे जो बेहतरीन है, ठीक है। एलिमेंटर में भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट रिकमेंडेड ये है कि आप सेपरेट प्लगइन यूज़ करें फॉर्म के लिए क्योंकि यहाँ पे आपके पास पूरा कंट्रोल होता है जब आप सेपरेट प्लगइन ऐड करेंगे। बट इसमें हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन हैं पड़े, हो सकता है फ्यूचर में एडवांस लेवल का प्लगइन थीम बनाना, फॉर्म बनाना पड़ जाए, वो एलिमेंटर के अंदर आप इतने ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं बना सकते। पेमेंट्स के लिए यूज़ करना पड़ जाए तो पेमेंट्स भी नहीं इसमें यूज़ कर सकते, आप पेमेंट्स नहीं ले सकते यूज़र से। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मिनेटर भी अच्छा है।
बट जो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बड़ा यूज़ करते हैं लोग ये, लेकिन ये इसकी वैसे रेटिंग भी नहीं है, और दूसरा पेड के अंदर अच्छा है, फ्री के अंदर इतने ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। देखिए लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, और एक है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ही है ना। WP फॉर्म्स एक ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, WP फॉर्म्स, बट वो भी इतना ज़्यादा यानी कि पेड अगर है फिर ठीक है, वरना नहीं WP फॉर्म्स का भी। तो मोस्टली हाँ ये खड़ा है WP फॉर्म्स, सॉरी, ठीक है, ये बेहतरीन है बट पेड है अगर आपके पास, ठीक है। अगर फ्री है आपके पास तो फॉर्मिनेटर आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री में यूज़ करना चाहते हैं। मैं मोस्टली ये फ्लुएंट फॉर्म यूज़ करता हूँ, बेहतरीन चलता है सब चीज़ें, यानी कि है भी बेहतरीन, रेटिंग भी अच्छी है। फॉर्मिनेटर यूज़ कर लें, मैं फ्लुएंट फॉर्म यूज़ करता हूँ हमेशा, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी एक नया आया है और वो है, अगर वो इसकी वर्ड पर रैंक हुआ तो उसको दोबारा हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। एक और है बिट फॉर्म्स, ठीक है, वो भी फ्री के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय बिट फॉर्म, ये भी नया आया है, ठीक है, और ये है वैसे बेहतरीन, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैं मोस्टली जो यूज़ कर रहा हूँ वो कौन सा है, फ्लुएंट फॉर्म, तो आप भी फ्लुएंट फॉर्म यूज़ कर लें। कोई भी सभी इनको टेस्ट करें, सबसे पहले तो इनको देखें ना, इनके ऑप्शंस कौन कौन से हैं, इनके अंदर फीचर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्म हमेशा रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अगर कुछ इस तरह की हो कि जिसमें अब उसने पेमेंट लेनी है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है कोई भी फॉर्म होगा उसका पेड चाहिए होगा आपको, ठीक है। पेमेंट के लिए ग्रेविटी फॉर्म्स यूज़ होता है, ग्रेविटी फॉर्म पेड है, बिल्कुल पेड है, उसका फ्री वर्जन नहीं है। उसके अलावा आप फ्रंट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं पेमेंट के लिए, पेड उसका। बिट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं पेड, WP फॉर्म यूज़ कर सकते हैं पेड, ठीक है। इसमें ये देखिए पेमेंट्स फॉर्म, सर्वे फॉर्म, सारी चीज़ें हैं पड़ी। अच्छा, फ्लुएंट फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका बस इंटरफेस आप लोगों को दिखा देता हूँ, बाकी आप लोगों ने देख लेना है, कर लेना है। हाँ, फ्लुएंट फॉर्म का ये भी फ़ायदा है कि इसमें आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं, जैसे एलिमेंटर के अंदर हम थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग कर लेते हैं ना, स्टाइलिंग, फ्लुएंट फॉर्म की भी स्टाइलिंग एलिमेंटर के साथ हो जाती है, इस वजह से ये ज़्यादा बेटर रह जाता है। यानी आप एलिमेंटर के हिसाब से अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं फ्लुएंट फॉर्म के अंदर गया, यहाँ पे 2 ऑलरेडी फॉर्म ऐड हैं, जैसे कि मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म डेमो, और इसको एडिट भी कर लेता हूँ। तो इसमें ये देखिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, योर मैसेज, ठीक है, ये ऑलरेडी बना हुआ एक मैसेज, एक फॉर्म है हमारे पास। इसको अगर हमने यूज़ करना तो कैसे करेंगे, सिंपल इसको रिफ्रेश करें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 2 ऑप्शन है, एक शॉर्ट कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं और एक एलिमेंटर के अंदर भी चूज़ कर सकते हैं आप। शॉर्ट कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा, शॉर्ट कोड जैसे कॉपी करते हैं और वहाँ पे एलिमेंटर का शॉर्ट कोड वाला विजेट आप ऐड करें, और वहाँ पे वो शॉर्ट कोड ऐड कर दें, वो फॉर्म वहाँ पे शो हो जाएगा। दूसरा इसका अपना विजेट भी आ जाता है ऑलरेडी एलिमेंटर के अंदर, वहाँ से आप सिंपली आप फॉर्म चूज़ करना है, वो फॉर्म वहाँ पे आ जाएगा। हाउ टू बिकम एन SEO स्पेशलिस्ट, यहाँ पे आप फॉर्म सर्च करें, और ये फ्लुएंट फॉर्म का भी ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। और कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जिनमें ये विजेट नहीं आता, तो सिंपली फिर आपको उनका शॉर्ट कोड कहीं से फाइंड करना पड़ता है। शॉर्ट कोड फाइंड करके वो शॉर्ट कोड के अंदर आपने ये वाला विजेट जो है शॉर्ट कोड वाला, इसके अंदर आपको वो पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, तो वो फॉर्म वहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, अब ये विजेट आपने ऐड किया, जहाँ से फिर फॉर्म चूज करना है आपने, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म में ऐड कर लेता हूँ। वही सेम फॉर्म आ गया हमारे पास, ये देखें, ठीक है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये वाला। अच्छा, इसमें अब हमारे पास कस्टम टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी हम इसकी दे सकते हैं। इसे ऊपर नाम और कुछ शो करवाना हो, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, यानी टॉप पे शो करवाना हो, तो अगर आप चाहते हैं कि पेज ब्लैंक है और मैं यानी कि इधर ही सारी चीज़ें ऐड कर दूँ, तो वो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ये कॉन्टैक्ट अस आ गया, ठीक है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं।
लेबल्स आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ऑप्शन है आपके पास। लेबल्स ऊपर वाले लेबल्स हाइड करने हैं तो लेबल्स भी हाइड कर सकते हैं, प्लेस होल्डर हाइड करना चाहें तो प्लेस होल्डर भी हाइड कर सकते हैं, लेकिन दोनों हाइड नहीं करने हैं। या एक हाइड एक चीज़ या दोनों शो करवाएं, या एक चीज़ तो लाजमी होनी चाहिए ना, ताकि पता तो चले कि लिखना क्या है, करना क्या है आगे। एरर शो होंगे, एरर मैसेज जो भी होगा, जैसे सबमिट हुआ या नहीं हुआ, जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये देखें, ये सारी स्टाइलिंग है इसके अंदर। फॉर्म का कंटेनर है, जैसे कंटेनर का मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये सारे कंटेनर का बैकग्राउंड चेंज हो गया। अच्छा, बाकी चीज़ें वो आप देख लीजिएगा। अब लेबल्स हैं, लेबल्स का कलर मैं वाइट कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखें, अब लेबल्स का कलर वाइट। इसको सबसे पहले मैं पैडिंग दे दूँ थोड़ी सी। अच्छा, ये ऐसे काम नहीं करेगा। मैंने अगर बैकग्राउंड देना भी है आप लोगों ने तो, अच्छा इधर ऑप्शन है एक पैडिंग का, यहाँ पे आप पैडिंग दें, ठीक है। इस तरह वहाँ पैडिंग देंगे तो वो बाहर आएगी, क्योंकि एलिमेंट के अंदर हमें पैडिंग चाहिए। तो अगर बैकग्राउंड, अगर आपने वो पैडिंग देनी है तो फिर बैकग्राउंड भी आपको ये वाला देना पड़ेगा। अगर इस फॉर्म की अपनी बैकग्राउंड कलर देना है इसको, तो फिर इसकी अपनी पैडिंग यूज़ करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। विड्थ भी आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसमें। फॉर्म कंटेनर, उसके बाद लेबल्स मैंने वाइट कर दिए यहाँ पे, उसकी सेटिंग। इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे ये आप इनपुट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर वाइट, ठीक है, इस तरह। टेक्स्ट इंडेंट, आप ये जितना इसको राइट करना चाहें आप कर सकते हैं। टेक्स्ट विड्थ, इनपुट की विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। इनपुट की हाइट चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया विड्थ, ये वाला टेक्स्ट एरिया है, इसकी चेंज कर सकते हैं आप। टेक्स्ट एरिया हाइट चेंज कर सकते हैं। पैडिंग जो है इनकी, ये देखें अब यहाँ पे 0 होगी पैडिंग, ठीक है। बट पैडिंग चाहिए होती, बाई डिफ़ॉल्ट भी होती थोड़ी सी। और उसके बाद इनकी स्पेसिंग है, वो भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। टाइपोग्राफी, और जो रेडियो और चेक बॉक्सेस होते हैं उनके आप स्टाइल अलग से बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रेडियो और चेक बॉक्सेस ऐड किए थे, इनके स्टाइल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। सेक्शन ब्रेक, यहाँ पे कभी होता है सेक्शन ब्रेक भी एक एलिमेंट है यहाँ पे। एडवांस फील्ड के अंदर जाएं, और सेक्शन ब्रेक यानी कि जहाँ पे आप कोई लाइन वगैरह कुछ और डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो उसकी भी सेटिंग आप अलग से कर सकते हैं। बाकी इमेज अपलोड, सबमिट बटन के अंदर आके मैं इसको फुल विड्थ कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका मैं रेड कर दिया, टेक्स्ट कलर वाइट कर दिया। हावर पे इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। बल्कि ये तो बैकग्राउंड ही यही है, तो इसको अगर मैं ब्लैक कर दूँ तो, और इसका जो है बॉर्डर नन कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब इस तरह अपने हिसाब से आप सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसके अंदर भी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। और जो कुछ फॉर्म्स हैं जैसे कि डब्ल्यू फॉर्म्स और वगैरह उस तरह के कुछ हैं, उनकी हम एलिमेंटर के अंदर स्टाइलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। उनके अंदर ही स्टाइलिंग होती है, बट इसके आप एलिमेंटर के अंदर भी स्टाइलिंग कर सकते हैं हर लिहाज से। अब ये देखिए, आप आपको जो जो चाहिए एलिमेंट, किसके जैसे कि साथ जनरल फील्ड, है? आप जो जो आपको फील्ड्स चाहिए, जैसे कि नेम, ईमेल, सारी फील्ड्स हैं पड़ी। टेक्स्ट इनपुट, एड्रेस, नंबर, कंट्री, ड्रॉप डाउन। अब देखें इसके अंदर आपको मजीद फील्ड मिल गई हैं, वहाँ पे नहीं थी। मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, वेबसाइट यूआरएल, टाइम एंड डेट, कस्टम एस्टिमेट, जो हिडन है वो पेड के अंदर होंगे आपको मिलेंगे। ब्रेक, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, ये पासवर्ड और कस्टम सबमिट बटन। अगर आपको मक्स कॉलम्स चाहिए, जैसे ये एक कॉलम के अंदर आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट आ जाए, दूसरे कॉलम के अंदर ईमेल आ जाए, तो ये कॉलम्स के भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। 1 कॉलम कंटेनर, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, ठीक है। पेमेंट भी आप इसके अंदर रिसीव कर सकते हैं, अगर आपने पेमेंट इसके साथ लिंक किया हुआ, इनेबल करके फिर लिंक करना पड़ता है स्ट्राइप, पेपाल, किसी के साथ भी पेमेंट भी आप रिसीव कर सकते हैं। ओके हो गया, तो ये था फॉर्म। इस हिसाब से आप जो भी यूज़ करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। आप यहाँ तक कोई है क्वेश्चन तो पूछ लें, बाकी फिर नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह। ओके है। सर ये फॉर्म सिर्फ वो भी करें
प्रो वर्जन में या उसमें सिंपल वाले में भी बना सकते हैं एलिमेंटर में? पेड में है, ये पेड में है। ठीक है। आपका एलिमेंटर पेड नहीं है तो आप सिंपल ये फ्लुएंट फॉर्म यूज़ कर लें, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज़ कर लेना, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स में भी हो सकता है वैसे भी हो ऑलरेडी, और पता होना चाहिए फॉर्म का। तो बाकी फ्लुएंट फॉर्म को भी देख लें, एक दो और भी जो मशहूर फॉर्म है उनको भी आप एक दफ़ा चेक कर लें, तो उनमें क्या फीचर्स हैं, कैसे काम करते हैं वो सारे, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से फ्री के अंदर हैं, कौन सी चीज़ें पेड के अंदर हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करें आप लोग। सिंपल वाले में से कोई अवेलेबल नहीं है सर? आप स्पीकर पे बोल रहे हैं, माइक पे बोल रहे हैं क्या? अच्छा, आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही। वो मैं मोबाइल से कोई ऑन हूँ नहीं, तो वहाँ बोल नहीं सकता ना सर, तो इससे। जब आपके पास एलिमेंटर पेड होगा तभी ये आपके पास फीचर्स आएंगे। एलिमेंटर का जो फॉर्म ही पेड के अंदर है, बाकी इसके जो ये वाला है इसके कुछ फीचर्स फ्री हैं और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो पेड हैं, ठीक है। और यहाँ पे हिडन है जो पेड हैं पड़े, यानी फाइल अपलोड नहीं कर सकते, इमेज आप अपलोड नहीं कर सकते फ्री के अंदर, फ़ोन नंबर वाला नहीं ऐड कर सकते, फ़ोन नंबर की बजाय आप दूसरा टेक्स्ट वाला यूज़ कर सकते हैं, बट वो भी थोड़ा सा उसमें फीचर्स नहीं होते फ़ोन वाले। फिर ये रिकैप्चा यूज़ नहीं, रिकैप्चा हो जाता है असल में, वो पीछे कनेक्ट करना पड़ता है तभी ये इनेबल होगा। यहाँ पे शॉर्ट कोड भी पेड के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री के अंदर नहीं है ये सारी चीज़ें। हाँ, मल्टी स्टेप फॉर्म आप इसके अंदर नहीं बना सकते फ्री के अंदर। मल्टी स्टेप बनाने में जैसे होता है ना, नेक्स्ट करें फिर आगे और इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फिर नेक्स्ट करें फिर और इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो आप पेड के अंदर बना सकते हैं। वो एलिमेंटर के अंदर बन जाता है, बट उसमें भी लिमिटेड ऑप्शन होते हैं हमारे पास। जी बरार। हाँ सर, सर जैसे इसमें कुछ काफी सारे ऑप्शन मौजूद नहीं है। मैंने वर्डप्रेस फॉर्म को देखा था, उसमें ये तकरीबन ये ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन उसमें मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही। इसमें हम कॉलम बना सकते हैं, जैसे आपने इसमें कॉलम बनाया कि हम आमने सामने एक दो बॉक्स को रख सकते हैं, उसमें ऐसा ऑप्शन है वर्ड डब्ल्यू। WP फॉर्म्स के अंदर जी सर जी। तो चेक करें ना, वहाँ पे ऑप्शन होगा परसेंटेज का आई थिंक ऑप्शन है, या फिर ये जैसे ये यहाँ पे कॉलम आ रहा है, या तो कॉलम का होगा या परसेंटेज का ऑप्शन होगा, कितने परसेंट आपने उसको रखना है, फिर अगले को वो 50-50 कर दें तो दोनों लेफ्ट राइट आ जाएंगे। फाइंड आउट सर करना मैंने पड़ेगा, ऐसा मैंने चेक कभी किया था इतना यूज़ मुझे। नहीं किया। अच्छा, तो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, मैंने पहले देखा, मुझे इस तरह मिला नहीं है। हम देख लेते हैं अभी इसको भी। क्योंकि सर उसमें मोस्टली ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब वो फ्री में है। इसमें जैसे बहुत सारे पेड में फोन नंबर वगैरह हम नहीं ऐड कर सकते, उसमें फोन नंबर भी ऐड हो सकता है। आप इसमें ये भी है ना कि आपको एंट्रीज देखने के लिए इनका पेज चाहिए होता है, यानी आप यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर उनकी एंट्रीज नहीं दे सकते, लेकिन अभी जो मैंने एलिमेंटर के अंदर जो फॉर्म बनाया था उसकी अभी हम सबमिशन देख सकते हैं, ठीक है। और फ्लुएंट फॉर्म के भी सबमिशन, जो भी एंट्री करेगा फॉर्म फिल होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ये अभी एलिमेंटर की एंट्री, ये मैंने अभी फॉर्म फिल किया था, यहाँ पे उसका डाटा शो हो गया, इसको मैं व्यू करता हूँ तो हमारे मेरे पास सारा डाटा आ जाएगा। बट इसमें WP फॉर्म्स और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर ये आपको पेड के अंदर ही मिलेगा। हाँ, ईमेल नोटिफिकेशन चली जा सकती हैं, बट यहाँ पे आपको देखने के लिए पेड चाहिए होता है। उसके और भी कुछ जुगाड़ हो सकते हैं, बट मैंने कभी इस पर ट्राई नहीं किया। पेमेंट और वो सारी चीज़ें ये तो पेड में ही है। यहाँ देखें वो सारी फील्ड्स आ रही हैं और उसका डाटा आ रहा है कि जो जो बंदे ने फिल किया है वो सारा कुछ आ रहा है यहाँ पे। और ये ईमेल भी मुझे चला गया, नीचे यहाँ पे शो हो जाता है अगर सक्सेसफुल है इट मीन्स के उस यूज़र जो एडमिन है उसको ईमेल चला गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एरर है इट मीन्स के फिर वो मेल मुझे नहीं आएगा, मैं एडमिन हूँ, मुझे मेल नहीं आएगी। आप एलिमेंटर का ये है कि आप यूज़र को
मेल नहीं भेज सकते। जो फॉर्म फिल कर रहा है ना उसको मेल यहाँ पे ऑप्शन नहीं होते इस पे, लेकिन फ्लुएंट फॉर्म के अंदर आप यूज़र को भी मेल सेंड कर सकते हैं जब फॉर्म फिल करे। जैसे आप भी कभी कहीं अप्लाई किए या आगे पीछे आपको मैसेज आ जाता है उस टाइम के थैंक्स फॉर योर सबमिशन या आपके तुरंत रब्ता करने का शुक्रिया, हम जल्दी आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे वगैरह वगैरह। तो वो एलिमेंटर के फॉर्म के अंदर ये भी नहीं है, फ्लुएंट फॉर्म के अंदर आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, वेलकम टू फॉर्म बिल्डर। इतना मट्ठा क्यों है ये? ये इसे जनरेट कर सकते हैं, ब्लैंक फॉर्म में चूज करता हूँ इधर। और इसमें जस्ट यही फ्री के अंदर अवेलेबल है, ये सारे पेड हैं। फोन नंबर पेड है, एड्रेस पेड है, डेट भी नहीं यूज़ कर सकते, वेबसाइट यूआरएल भी नहीं यूज़ कर सकते, फाइल अपलोड, पासवर्ड, लेआउट यहाँ पे है, पेड के अंदर है, फ्री के अंदर अवेलेबल नहीं है। यानी कि इसके अंदर बहुत कम चीज़ें आपको मिलेंगी, है ही नहीं, ऐसे समझेंगे। और तो सर वो मुझे ठीक है। जो वेबसाइट मिली थी उसमें ये ऑप्शन मतलब फोन वगैरह ये इनेबल थे। मेरे ख्याल वो पेड ही होगा, फिर वो उन्होंने ऑलरेडी हर चीज सेटिंग वगैरह की। सही होगा। जुगाड़ वाला काम नहीं करना कभी भी जब तक आपको उसकी इंफॉर्मेशन ना हो। तो जुगाड़ वाला काम यही है कि बस आप उसका पेड़ लें, बहुत जान छुड़वाएं उसकी। और क्योंकि प्रीमियम के बगैर तो इसके फीचर्स आपको मिलने ही नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप या तो फ्लुएंट फॉर्म यूज़ कर लें या एलिमेंटर प्रो ले लें। कोई ना कोई चीज़ तो पेड चाहिए होती है क्लाइंट के लिए, यानी कि जिनको कोई अच्छी चीज़ चाहिए होती है, कोई लेवल का काम चाहिए हो। एलिमेंटर प्रो नहीं तो फिर आप में कोई, अगर फर्ज करें एक क्लाइंट एलिमेंटर प्रो पे अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको बंदा सीधा बता दे कि अगर आप एलिमेंटर प्रो नहीं यूज़ कर सकते तो एक एलिमेंटर प्रो का वो क्या कहते हैं फीचर्स हमें लाने के लिए 5 से 6 प्लगइन और ऐड करने पड़ जाने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी होती है, यानी एडवांस फिर यूज़ करने पड़ जाते हैं, और एडवांस से तो हमेशा वेबसाइट की स्पीड स्लो ही होती है, क्योंकि कोई भी काम का एड ऑन होता ही नहीं है। कुछ हैं अच्छे नए जो हैं, बाकी जो पुराने हैं वो स्पीड को स्लो करते हैं वेबसाइट के। चलें ठीक है, और कोई क्वेश्चन? आज के लिए फिर काफ़ी है इतना। ओके, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा फिर। हाफिज़।